21 बोल्ड मृणाली एंड किस। अब तक आपने पढ़ा। कांच टूटने की आवाज सुन मृणाली बाहर आई तो एक बार फिर उसने अश्वथ को किचन में जुटा हुआ देखा। वो फिर से खाना बना रहा था। पर क्यों? मृणाली का अब जरा भी मन नहीं था उसके सामने जाने का, इसलिए तुरंत मुड़कर कमरे में आ गई। बेड पर अपने पैर मोड़कर बैठ गई वो, और चेहरे में मानो कोई रंगत ही नहीं बची थी। कुछ था तो सूजी हुई आंखें, उतरे हुए होंठ और बेरंग गाल। वो अपने ही ख्यालों में गुम थी कि तभी उसके सामने एक खाने की प्लेट बढ़ा दी गई, जिसमें भिंडी, दाल, चावल और रोटी थी। उसने अपनी गर्दन उचकाकर देखा तो वहां अश्वथ खड़ा था। वो कभी उस खाने की प्लेट को देखती तो कभी अश्वथ को, और वहीं अश्वथ काफी देर तक खड़ा ये तमाशा देखता रहा। मुझे निहाना हो गया हो तो खाना शुरू करोगी? मृणाली को अब भी लग रहा था कि वो फिर से कोई सपना देख रही है। उसने खुद को तेजी से नोच लिया। ससस। इतने तेज नोचने पर वो सिसक उठी। तभी अश्वथ ने वो प्लेट बेड पर रख दी और उसके सामने बैठकर खाने की ओर इशारा कर बोला, हो गया। कोई सपना नहीं देख रही हो तुम, चुपचाप खाना शुरू करो अब। मृणाली ने नखरे दिखाने चाहे, पर नखरे दिखाने के लिए उन्हें उठाने वाला भी तो कोई हो। यहाँ अश्वथ अब उठकर जाने लगा तो मृणाली ने तुरंत पीछे से उसका हाथ थाम लिया। वो मुड़ा और उसी पल मृणाली बिस्तर से खड़ी होकर उसके सीने से जा लगी। फूटकर रो पड़ी वो। अश्वथ जमा सा रह गया। ना वो उसे खुद से दूर कर पाया और न ही खुद की बाहों में समेट पाया। कितना आसान होता है नालाज के सारे पर्दे उठाकर किसी के जिस्म को छूना, पर छूना हो तो रूह को छुओ, तब जाकर दिल के जज्बातों से पर्दा उठते हैं। अश्वथ की पहुंच उसके जिस्म तक जरूर थी, पर वो शायद वो चाहकर भी उसकी रूह को नहीं अपना पा रहा था। मृणाली लगातार सुबकती जा रही थी। अब मुझसे ये सब बर्दाश्त नहीं होता अश्वथ, मैं नहीं बर्दाश्त कर पा रही हूँ तुम्हारी नफरत। अश्वथ ने धीरे से उसे अलग किया और उसके आंसू पोंछकर बोला, शश शश, खाना ठंडा हो रहा है। बस यही कह पाया वो। मृणाली अब भी उसकी आंखों में देख रही थी तो वहीं अश्वथ उससे नजरें मिलाए बिना ही वहां से चला गया। अब आगे। अश्वथ पिछले 2 दिनों से घर नहीं आया था और जाहिर सी बात है कि इन 2 दिनों में मृणाली बुरी तरह हिल चुकी थी। अब यहाँ भी उसे हवेली की तरह कैदियों जैसा एहसास होने लगा था, पर कम से कम हवेली में 4 लोग तो थे जिनसे आए दिन उसका सामना होता रहता था, पर यहाँ तो ऊंची इमारतों के अलावा कुछ भी नहीं दिखता था। रात में अपने माँ बाप और अनिका को याद कर वो रो लेती और सुबह फिर से किसी लाश की तरह बेजान बैठी रहती। बस एक टीवी मात्र थी वहां, जिसे शायद ही उसने खोलकर कभी देखा हो। खैर, एक और दिन यूं ही गुजर गया और रात में अश्वथ का इंतजार कर वो इसी तरह हॉल में सो गई। रात के ना जाने किस समय अचानक से कुछ टूटने की आवाज सुन वो चौंक उठी। एक तो रात, ऊपर से अकेलापन। डरना लाजमी था। उसे लगा कि शायद अश्वथ आ गया है, क्योंकि उसके अलावा और हो भी कौन सकता है यहाँ। वो सोफे से उठी और अंधेरे में ही बोली, अश्वथ। कोई जवाब नहीं आया, पर एक बार फिर कुछ गिरने की आवाज जरूर आई, मगर हैरानी वाली बात ये थी कि ये आवाज बाहर बालकनी से आ रही थी। अश्वथ। वो एक बार फिर डर के मारे चिल्लाई, पर बदकिस्मती से फिर कोई जवाब न आया। मृणाली का चेहरा पसीने से भर चुका और अब वो तुरंत हाल की लाइट जलाने के लिए भागी, पर ये क्या, कोई स्विच काम नहीं कर रहा था। अब डर हावी होने लगा था सर पे। इधर फिर बालकनी से कुछ आवाज आती है तो उसका रोना छूट गया। वो धीरे से बालकनी की ओर बढ़ने लगी। अश्वथ, ये तुम हो ना? प्लीज मत करो ये सब, डर लग रहा है मुझे। वो खुद को उम्मीद दिला रही थी कि यहाँ बस अश्वथ ही है जो शायद उसके साथ कोई भद्दा मजाक कर रहा है। जैसे तैसे वो बालकनी तक पहुंची और कांपते होंठों से ज्यों ही उसने वहां लगे पर्दों को उठाना चाहा, ठीक उसी वक्त किसी ने उसके कंधे पर हाथ रख दिया और इतना काफी था उसे बदहवास करने के लिए। वो तुरंत चीख उठी और अपने कदम लेकर जैसे ही पीछे मुड़ी, उसे अंधेरे में किसी आदमी का अक्स दिखाई दिया और अगले ही पल उस शख्स ने मृणाली को अपने करीब खींच लिया। क्या हुआ? चिल्ला क्यों रही हो? ये आवाज अश्वथ की थी, जिसे सुन मृणाली की जान में जान आई। वो तुरंत उसके सीने से जा लगी और फुटकर रो पड़ी। अश्वथ समझ गया था कि इस वक्त वो बेहद डरी हुई है। क्या हुआ? फिर से कोई चूहा देख लिया क्या? उसकी आवाज सुन अब वो अश्वथ से अलग होकर बालकनी की तरफ इशारा कर बोली, वहां कोई है, मैं सच कह रही हूँ। मुझे बार बार कुछ गिरने की आवाज आ रही थी वहां से। हाँ, शायद चूहे लुका छुपी खेल रहे होंगे तुम्हारे साथ, कहकर अश्वथ बेफिक्री से उससे दूर हुआ और लाइट जलाने के लिए आगे बढ़ गया। और ये इतना अंधेरा क्यों कर रखा है तुमने? तुम्हें तो नींद नहीं आती ना अंधेरे में, कहकर अश्वथ ने हॉल की लाइट ऑन की, जो कि तुरंत जल गई। पर यहाँ मृणाली का शरीर ठंडा पड़ चुका था।
इस बात पर नहीं कि लाइट अब अचानक से कैसे जल गई, बल्कि इस बात पर कि वो तो लाइट बंद करके सोई ही नहीं थी। सच ही तो कह रहा था अश्वथ, उसे तो अंधेरे में नींद नहीं आती है और अकेले तो बिल्कुल नहीं, जिस वजह से वो सारी लाइट जलाकर सोई थी। पर कुछ देर पहले जब वो बत्ती जलाने की मशक्कत में थी तब तो सारे स्विचेस बंद थे। ऐसा कैसे हो सकता है? तभी उसका दिमाग ठनका। उसने एक नज़र अश्वथ पर डाली जो कि किचन में जाकर फ्रिज से पानी की बोतल निकाल रहा था। ये सब तुम कर रहे हो ना अश्वथ? मृणाली की आवाज़ सुन अश्वथ के हाथ रुक गए। वो अपनी पहनी नज़र उस पर डालते हुए बोला, और मैं क्या कर रहा हूँ? मृणाली छूटते ही बोली, मार रहे हो मुझे? अपना बदला लेने का अंदाज बहुत खूब चुना है तुमने, क्योंकि तुम एक बार में नहीं बल्कि हर रोज मुझे खत्म कर रहे हो। पागल होती जा रही हूँ मैं। तुम अपनी हर चाल में कामयाब हो रहे हो अश्वथ धनराज। मृणाली के भीतर भरा दर्द का सारा गुब्बार फूट पड़ा। हो सकता है वो सही कह रही हो, क्योंकि इस घर में अश्वथ के अलावा भला आ भी कौन सकता है। और अश्वथ के पास तो ढेरों वजह भी है उसे दर्द देने की, तो भला क्यों ना करे मृणाली उससे सवाल। अश्वथ ने पलटकर कोई जवाब नहीं दिया और उसे पूरी तरह अनसुना कर पानी पीकर कमरे में जाने लगा। उसे जाता देख मृणाली और ज्यादा तमतमा गई और तुरंत उसके पीछे जाकर उसने अश्वथ का हाथ पकड़ लिया। मैं कुछ कह रही हूँ तुमसे, पर मैं कुछ सुनने के मूड में नहीं। सुनना पड़ेगा तुम्हें अश्वथ। उद्धरण चिन्ह। क्या सुनूं मैं तुम्हारी? हम क्या सुनूं? वो अचानक से चीख उठा, जिस कारण मृणाली भी एक बार को डरकर चौंक गई। और अब अश्वथ उसकी एक बाजू कसकर पकड़ते हुए दांत पीसकर बोला, साफ साफ कह क्यों नहीं देती कि वापस जाना है तुम्हें? क्योंकि यहाँ का अकेलापन रास जो नहीं आ रहा। मृणाली हैरान रह गई, और तुम साफ साफ क्यों नहीं कह देते कि कुछ देर पहले जो कुछ भी हुआ वो तुमने किया था? आखिर मैं भी तो जानूं। अश्वथ धनराज छिपकर वार करना कब से सीख गया है? मृणाली का इतना कहना भर था कि तभी अश्वथ ने खींचकर उसके गालों पर तमाचा रसीद दिया। बहुत हो गया तुम्हारा नाटक। आज के आज तुम वापस घर जा रही हो। पर इस बार शायद मृणाली भी चुप नहीं रहने वाली थी। अब समझ आया, ये सब तमाशा क्यों किया तुमने? ताकि मैं डरकर भाग जाऊं यहाँ से। पर कान खोलकर सुन लो तुम भी, मैं कहीं नहीं जाने वाली, समझे? कभी भी नहीं। वो अपनी आंसुओं से भरी आंखें उसकी आंखों में डालकर खड़ी थी। अश्वथ, अपनी इस जिद का अंजाम जानती हो ना तुम? मृणाली, बहुत अच्छे से। दोनों अपनी जलती निगाहें एक दूसरे में उलझाकर खड़े थे। तो भुगतने के लिए तैयार रहना। अश्वथ का कहना भर था कि तभी मृणाली ने उसकी कॉलर पकड़ उसे खुद के करीब खींच लिया और धीरे से उसकी आंखों में देखते हुए बोली, तैयार हूँ। ये कहते ही उसने अपने होंठ अश्वथ के होंठों पर रख दिए और इस बार चौंकने की बारी अश्वथ की थी। मृणाली का खुद उसे किस करना वाकई हैरानी वाली बात तो थी, पर अश्वथ ने अपने चेहरे के इमोशन में जरा भी बदलाव न किया और सीधा खड़ा रहा। तो वहीं मृणाली कभी उसके निचले होंठ को काटती तो कभी ऊपरी होंठ को चूसने लगती। वो अब उसे पीछे की ओर धकेल कमरे के भीतर ले जाने लगी और अंदर आते ही उसने अश्वथ को बेड पर गिरा दिया और खुद उसके ऊपर लेटी। इस दौरान उसने एक बार भी अश्वथ के होंठों को नहीं छोड़ा था। ऐसा लगा मानो अश्वथ की आत्मा उसके अंदर आ चुकी हो। वहीं अश्वथ ने भी कई दिनों बाद, या फिर ये कहे कि शादी के बाद पहली बार मृणाली का इतना बोल्ड रूप देखा। अनायास ही उसके जहन में पहले वाली मृणाली कौंध गई जो बेबाक हुआ करती थी। तभी मृणाली लंबी सांसें लेते हुए कुछ पल के लिए उससे दूर हुई और अश्वथ की आंखों में देख बोली, सुना था तुम लेते हो हर बात का बदला, तो सोचा क्यों ना आजमा लिया जाए तुम्हारे होंठों को चूमकर। उसका इतना कहना ही था कि अश्वथ तुरंत पलटकर उसके ऊपर आ गया। अब मृणाली दब चुकी थी उसके चौड़े शरीर के नीचे, तो वहीं अश्वथ उसके गुलाबी लबों पर अपनी उंगली थिरकाते हुए बोला, अफसोस, तुम्हारी ये आजमाइश जाया गई मनी, तुम्हें तो चूमना तक नहीं आता। कहते ही अश्वथ ने अब खुद आगे बढ़कर उसके लबों को अपने मुंह में कैद कर लिया और हर बार से भी ज्यादा उसे शिद्दत के साथ चूमने लगा। पर इस बार कुछ अलग सा था उनकी किस में, और वो था मृणाली का साथ। वो उसका साथ देने की कोशिश कर रही थी, पर अश्वथ की गति को पकड़ पाना उसके बस में ना था। अश्वथ अपने एक हाथ से साड़ी के ऊपर उसकी जांघों को सहलाने लगा और यहाँ मृणाली भी चूर हो चुकी थी। उसने कसकर अश्वथ की बाजू को अपने हाथ में जकड़ लिया और बेखुदी के साथ अपने नाखून गड़ा दिए, पर तभी अश्वथ की एक छोटी सी सिसकी उसके कान में गूंजी। वो तुरंत आंख खोलकर देखती हो तो अश्वथ की रंगत जरा बदली सी जान पड़ रही थी। तभी उसे अपने हाथ पर कुछ गीलापन महसूस हुआ और उसने जब अपनी हथेली को देखा तो स्तब्ध रह गई। मृणाली की बाईं हथेली पूरी तरह लाल हो चुकी थी, जो कि बेशक अश्वथ का खून था।
इधर अश्वथ अब उससे दूर होकर सीधा बेड पर लेट गया तो वहीं मृणाली तुरंत उसके करीब बैठकर परेशानी से बिना कुछ कहे उसकी शर्ट के बटन खोलने लगी। 22 हर शाम 7 तू होता अब तक आपने पढ़ा। अश्वथ ने भी कई दिनों बाद या फिर ये कहे कि शादी के बाद पहली बार मृणाली का इतना बोल्ड रूप देखा। अनायास ही उसके जहन में पहले वाली मृणाली कौंध गई जो बेबाक हुआ करती थी। तभी मृणाली लंबी सांसें लेते हुए कुछ पल के लिए उससे दूर हुई और अश्वथ की आंखों में देख बोली, सुना था तुम लेते हो हर बात का बदला, तो सोचा क्यों ना आजमा लिया जाए तुम्हारे होंठों को चूमकर। उसका इतना कहना ही था कि अश्वथ तुरंत पलटकर उसके ऊपर आ गया। अब मृणाली दब चुकी थी उसके चौड़े शरीर के नीचे तो वहीं अश्वथ उसके गुलाबी लबों पर अपनी उंगली थिरकाते हुए बोला, अफसोस तुम्हारी ये आजमाइश जाया गई मनी, तुम्हें तो चूमना तक नहीं आता। कहते ही अश्वथ ने अब खुद आगे बढ़कर उसके लबों को अपने मुंह में कैद कर लिया और हर बार से भी ज्यादा उसे शिद्दत के साथ चूमने लगा। पर इस बार कुछ अलग सा था उनकी किस में, और वो था मृणाली का साथ। वो उसका साथ देने की कोशिश कर रही थी पर अश्वथ की गति को पकड़ पाना उसके बस में ना था। अश्वथ अपने एक हाथ से साड़ी के ऊपर उसकी जांघों को सहलाने लगा और यहाँ मृणाली भी चूर हो चुकी थी। उसने कसकर अश्वथ की बाजू को अपने हाथ में जकड़ लिया और बेखुदी के साथ अपने नाखून गड़ा दिए पर तभी अश्वथ की एक छोटी सी सिसकी उसके कान में गूंजी। वो तुरंत आंख खोलकर देखती हो तो अश्वथ की रंगत जरा बदली सी जान पड़ रही थी। तभी उसे अपने हाथ पर कुछ गीलापन महसूस हुआ और उसने जब अपनी हथेली को देखा तो स्तब्ध रह गई। मृणाली की बाईं हथेली पूरी तरह लाल हो चुकी थी जो कि बेशक अश्वथ का खून था। इधर अश्वथ अब उससे दूर होकर सीधा बेड पर लेट गया तो वहीं मृणाली तुरंत उसके करीब बैठकर परेशानी से बिना कुछ कहे उसकी शर्ट के बटन खोलने लगी। अब आगे मृणाली ने उसकी शर्ट की बटन जैसे ही खोली तो सबसे पहले अश्वथ के सीने पर लगा वो घाव उसकी नज़र में आया जिसे उसने उस रात भी देखा था पर अश्वथ ने उस वक्त कोई जवाब नहीं दिया था तो शायद अब भी उसका कुछ पूछना बेकार ही था। अनजाने में ही मृणाली की उंगलियां उस घाव पर पहुंच गई जो कि अब पहले से भर चुका था। यहाँ अश्वथ उसका हाथ झटककर बेड से खड़ा हो गया और खिड़की पर जाकर सिगरेट पीने लगा। तभी उसे अपने सीने पर मृणाली के हाथ महसूस हुए जिसने पीछे से उसे गले लगा लिया था और वो आंख बंद कर अपना चेहरा उसकी पीठ पर टिका चुकी थी। अश्वथ ने एक नज़र उस हाथ को देख कहा, लगता है पागल हो गई हो अकेले रहकर तभी बार बार मेरे करीब आने की कोशिश में हो। मृणाली धीरे से, अगर ये पागलपन है तो यही सही, उसका जवाब सुन अश्वथ ने तुरंत उसे खुद से दूर झटक दिया और वहां से जाने लगा तो मृणाली ने तुरंत उसका हाथ पकड़ लिया। तुम्हें चोट लगी है अश्वथ, मुझे देखने तो दो। अश्वथ, कोई जरूरत नहीं है, ये मामूली से जख्म मुझे जरा भी तकलीफ नहीं पहुंचा सकते। मृणाली, पर मुझे तकलीफ होती है आए दिन इन जख्मों को देख। अश्वथ, ओह ये चमत्कार कब हुआ वकील साहिबा। मृणाली ने अब उससे बहस करने के बजाय सीधा जाकर उसका हाथ पकड़ा और जबरदस्ती उसे बेड पर बिठाकर अश्वथ की कमीज उतार दी। ना जाने क्यों पर कुछ पल के लिए अश्वथ ने भी उसे मनमानी करने दी और यहाँ मृणाली ने जैसे ही वो शर्ट निकाली तो उसका कलेजा मुंह को आ गया। अश्वथ की बाजू पर गहरे खंजर का निशान था जिससे लगातार खून बह रहा था और चूंकि उसने काले रंग की शर्ट पहनी थी इसलिए उसका बहता हुआ खून कहीं भी ना दिखा पर असल में जख्म गहरा था। आखिर ऐसा क्या करते हो यहाँ जो आए दिन इतनी चोट लेकर घूमते रहते हो, मिलता क्या है तुम्हें ये सब करके, दूसरे के साथ साथ तुम खुद को भी चोट पहुंचा रहे हो अश्वथ। मृणाली एक सांस में सब बोले जा रही थी और अश्वथ चुपचाप बैठा उसकी हर हरकत को देख रहा था। इधर मृणाली ने तुरंत ड्रॉ में से एक फर्स्ट एड किट निकाली और फिर अश्वथ के पास बैठकर आराम से उसकी पट्टी करने लगी। इस दौरान वो लगातार अश्वथ को कुछ न कुछ सुनाए जा रही थी। शायद कुछ पल के लिए भूल गई थी वो अपने और अश्वथ के बीच के हालातों को। सस, कितना गहरा जख्म है और तुमने उस पर मरहम लगाने का भी तकल्लुफ नहीं किया। नफरत तुम्हें मुझसे है न तो मुझ पर उतारो पर भला खुद को क्यों इन तकलीफों में डालते हो। कहते हुए अब अचानक से मृणाली की नज़र अश्वथ की नज़रों से टकरा गई जो कब का उसे देखे जा रहा था। मैं पहले भी तुम्हारे इसी पेशे से डरती थी और आज भी इसी से डरती हूँ। होंगे तुम्हारे लिए ये जख्म मामूली पर मेरा क्या, कभी सोचा है आए दिन तुम्हें मौत में कूदते देख मुझ पर क्या बीतती है। दोनों एक दूजे की आंखों में देख रहे थे तभी अश्वथ ने अपना एक हाथ उसके गाल पर रख कहा, जानती भी हो क्या कह रही हो। मृणाली छूटते ही, बखूबी जानती हूँ और अब इसके अलावा कुछ जानना भी नहीं चाहती, पर हाँ ये मैं जरूर जानकर रहूंगी कि आखिर तुम्हारी नफरत की वजह क्या है। आखिर क्यों नहीं बता देते तुम मुझे सब सच, क्यों मुझे ये घुटन भरी जिंदगी दे रहे हो तुम जिसमें मैं ना खुलकर खुद को सही बोल पा रही हूँ ना तुम्हें पूरी तरह गलत।
मृणाली के आंसू बिखर गए। क्यों हर पल तुम मुझे इस बात का एहसास जो दिलाते रहते हो कि मैं कुछ ऐसा कर बैठी हूँ जिसके लिए तुम चाहकर भी मुझे माफ नहीं कर पा रहे। पर मैं गलत नहीं हूँ अश्वथ, नहीं हूँ मैं गलत। प्लीज मुझे इस घुटन से आजाद कर दो। मृणाली अब बिफर पड़ी और उसने धीरे से अपना सिर अश्वथ के सीने पर रख दिया। ये वक्त कुछ पलों के लिए थम सा गया था उनके लिए। जब आग से आग टकराती है तो उसका अंजाम केवल आग होगी, पर जब आग और पानी का मेल होता है तो पानी की शीतलता अपने आप उस आग को बुझा देती है और यही खेल रिश्तों के बीच पनपता है। अगर जलन दोनों तरफ होगी तो झोली में राख के सिवा कुछ नहीं आएगा, इसलिए कई बार रिश्तों को बचाने के लिए किसी का पानी बनना जरूरी हो जाता है। और शायद रिश्तों की ये गणित अब मृणाली समझ चुकी थी। वो जान चुकी थी कि दोनों तरफ नफरत होगी तो किसी को बर्बादी के सिवाय कुछ हासिल नहीं होगा, इसलिए उसने अब ये रास्ता चुना था। नहीं जानती थी वो कि ये गलत है या सही, पर इतना जरूर पता था कि इससे उसे कुछ तो हासिल जरूर होगा। हार या जीत, वो झुकी नहीं थी, पर हालातों को देख उसके पास मात्र यही एक रास्ता बचा था। अश्वथ ने अपने हाथों से उसे छूना चाहा, पर शायद किस्मत को अभी उनकी ये करीबी मंजूर नहीं थी, इसलिए तभी अश्वथ का फोन बज पड़ा और उसी पल अश्वथ का ढल चुका बर्ताव एक दफा फिर सख्त हो गया और उसने तुरंत मृणाली को खुद से दूर कर दिया। मृणाली हैरान नहीं हुई उसके बर्ताव पर, क्योंकि फिलहाल वो उससे बदलाव की उम्मीद नहीं कर सकती थी। इधर अश्वथ ने फोन उठाया तो दूसरी तरफ से साहू की परेशानी भरी आवाज सुन उसके भाव बदल गए। गुस्से में उसके चेहरे की नसें तन गईं। बहुत हिम्मत आ गई है उस मारा ₹8 और में। लगता है अब समझाना पड़ेगा कि अश्वथ धनराज का सिक्का यूं ही नहीं चलता बिहार में। कहते ही उसने फोन काट दिया और मुड़कर उसने बेड से अपनी शर्ट उठाकर पहनने लगा तो मृणाली फौरन उसके पास आकर बोली, कहाँ जा रहे हो, इतनी रात गए? अश्वथ ने कोई जवाब नहीं दिया और कबर्ड से एक गन निकालकर उसे अपनी कमर पर खुर्स जाने लगा। तभी मृणाली ने उसकी कलाई पकड़ ली और उसे रोक उसके सामने खड़े हो गई। ये गन, कहाँ जा रहे हो तुम अश्वथ? पिछले 2 दिन से तुम घर नहीं आए और अब फिर से? मृणाली बोल ही पाई कि तभी अश्वथ ने उसकी बाजू पकड़ उसे खुद के करीब कर लिया। इस पल वही चिर परिचित गुस्सा उसके चेहरे पर धधक रहा था। पहली बात, ये कोई घर वर नहीं है जहां मैं रोज 9 बजे ऑफिस जाऊं और शाम 5 बजे घर लौट आऊं। और न ही मैं यहाँ तुम्हारे साथ किसी हनीमून पर आया हूं, इसलिए अपनी ये नौटंकी बंद रखो, समझ आई बात? और जो ये भोली बनने का तमाशा उतनी देर से कर रही हो इसका कोई फायदा नहीं। तुम मेरे अंदर जल रही आग को कभी नहीं बुझा पाओगी, कहकर उसने झटककर उसे खुद से दूर किया और चला गया वहां से। मृणाली ने कसकर अपनी आंख भींच ली, जिस कारण आंसू का एक कतरा उसके गालों पर लौट गया। वहीं अश्वथ भी कहाँ सुकून से रह पाया उसे तकलीफ देकर। गाड़ी में बैठकर उसने जोर से एक हाथ डैशबोर्ड पर मारा और तुरंत गाड़ी स्टार्ट कर वहां से जाने लगा। FM खुलने की वजह से एक गाना उसमें चल पड़ा, जिसे सुन अश्वथ को मृणाली की याद सता गई। ऐ काश यूं होता, हर शाम साथ तू होता, चुपचाप दिल ना यूं रोता, हर शाम साथ तू होता, गुजारा हो तेरे बिन गुजारा, अब मुश्किल है लगता, नजारा हो तेरा ही नजारा, अब हर दिन है लगता। अश्वथ ने गाड़ी की रफ्तार अचानक से बढ़ा दी। हाले दिल तुझको सुनाता, दिल अगर ये बोल पाता, बाखुदा तुझको है चाहता जहाँ, तेरे संग जो पल बिताता, वक्त से मैं वो मान लाता, याद करके मुस्कुराता, हाँ वो हो। इधर मृणाली एक बार फिर अकेली हो चुकी थी। वो चुपचाप बैठ के एक कोने में सिमट कर लेट गई। उसके आंसू लगातार तकिए को भिगोने का काम कर रहे थे। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन और यूं ही 4 दिन बीत चुके थे। अश्वथ की शक्ल तक नहीं देखी थी उसने। इस चीज को बयां तक नहीं किया जा सकता कि उसने ये 4 रातें अकेले कैसे बिताई। हर रोज वो बाहर हॉल में ही सोफे पर लेट जाया करती और उसकी नजरें सिर्फ दरवाजे पर हुआ करती थी, केवल अश्वथ के इंतजार में, और इंतजार करते करते ही उसकी आंख लग गई। लेकिन आज रात एक बार फिर उसकी नींद टूटी कुछ गिरने की आवाज सुन। वो चौंक कर उठ बैठी और सबसे पहले उसने अपनी नजरें गेट पर डाली, पर अंधेरे में कुछ ना दिखा। वो तुरंत खड़ी हो गई और उसे वो रात याद आई जब उसके साथ पहली दफा ये सब हुआ था। उस रात भी पहले कुछ आवाजों का आना और फिर घर में अंधेरा होना। पर उसने एक गहरी सांस ली, क्योंकि इस बार वो डरना नहीं चाहती थी। उसे पूरा यकीन था कि ये सब अश्वथ ही कर रहा है। मैं जानती हूँ ये तुम हो अश्वथ, पर इस बार मैं तुम्हें अपने इरादों में कामयाब नहीं होने दूंगी। हालांकि डर तो उसे लग रहा था, पर खुद को हिम्मती दिखाना जरूरी था। फिर से कुछ टूटने की आवाज आती है तो मृणाली ना चाहते हुए भी चौंक उठी। उसने धीरे से अपने कदम बालकनी के पास बढ़ाए, पर तभी उसे महसूस हुआ कि पीछे कोई है।
वो तुरंत मुड़ी, पर अंधेरे में कुछ ना देख पाया, इसलिए अब फौरन लाइट जलाने के लिए भागी, पर तभी उसका पैर किसी चीज से टकरा गया और वो जमीन पर जा गिरी। दर्द की लहर उसके पूरे शरीर में दौड़ पड़ी, पर उसने उठते हुए फिर से अपने कदम स्विच की तरफ बढ़ाए, लेकिन एक बार फिर उसके हाथ निराशा ही लगी, क्योंकि कोई स्विच काम नहीं कर रहा था। बस करो अश्वथ, बहुत हो गया, वो गुस्से और लाचारी में चिल्ला उठी, पर तभी शश शिश किसी ने धीरे से उसके कान के करीब आकर बोला, और ये आवाज सुन मृणाली जम गई, क्योंकि ये अश्वथ की आवाज नहीं थी। अनटाइटल्ड चैप्टर। अब तक आपने पढ़ा। आज रात एक बार फिर उसकी नींद टूटी कुछ गिरने की आवाज सुन। वो चौंक कर उठ बैठी और सबसे पहले उसने अपनी नजरें गेट पर डाली, पर अंधेरे में कुछ ना दिखा। वो तुरंत खड़ी हो गई और उसे वो रात याद आई जब उसके साथ पहली दफा ये सब हुआ था। उस रात भी पहले कुछ आवाजों का आना और फिर घर में अंधेरा होना। पर उसने एक गहरी सांस ली, क्योंकि इस बार वो डरना नहीं चाहती थी। उसे पूरा यकीन था कि ये सब अश्वथ ही कर रहा है। मैं जानती हूँ ये तुम हो अश्वथ, पर इस बार मैं तुम्हें अपने इरादों में कामयाब नहीं होने दूंगी। हालांकि डर तो उसे लग रहा था, पर खुद को हिम्मती दिखाना जरूरी था। फिर से कुछ टूटने की आवाज आती है तो मृणाली ना चाहते हुए भी चौंक उठी। उसने धीरे से अपने कदम बालकनी के पास बढ़ाए, पर तभी उसे महसूस हुआ कि पीछे कोई है। वो तुरंत मुड़ी, पर अंधेरे में कुछ ना देख पाया, इसलिए अब फौरन लाइट जलाने के लिए भागी, पर तभी उसका पैर किसी चीज से टकरा गया और वो जमीन पर जा गिरी। दर्द की लहर उसके पूरे शरीर में दौड़ पड़ी, पर उसने उठते हुए फिर से अपने कदम स्विच की तरफ बढ़ाए, लेकिन एक बार फिर उसके हाथ निराशा ही लगी, क्योंकि कोई स्विच काम नहीं कर रहा था। बस करो अश्वथ, बहुत हो गया, वो गुस्से और लाचारी में चिल्ला उठी, पर तभी शश शिश किसी ने धीरे से उसके कान के करीब आकर बोला, और ये आवाज सुन मृणाली जम गई, क्योंकि ये अश्वथ की आवाज नहीं थी। अब आगे अपने पीछे किसी अनजान शख्स की आहट और उसकी आवाज सुन मृणाली का शरीर स्तब्ध रह गया। उसे इस चीज का एहसास होने लगा था कि शायद जिसे वो अब तक अश्वथ समझ रही थी वो उसका एक बहुत बड़ा वहम था, और वो अब भांप चुकी थी कि वो किसी बड़ी मुसीबत में फंसने वाली है, या यूं कहे कि फंस चुकी है। उसने डर कर अपनी गर्दन पीछे घुमाई तो एक बार फिर नजर में अंधेरा ही आया। घर में कोई फोन तक नहीं था जिससे वह लाइट जलाकर ये देख सके कि आखिर यहाँ है कौन। इतनी देर में वह पसीने से तरबतर हो चुकी थी और उसकी हालत भी बहुत खराब हो गई। उसने एक गहरी सांस ली और धीरे धीरे अपने कदम उस अंधेरे की तरफ बढ़ाने लगी और कपकपाती जबान में बोली, कौन हो तुम? कोई जवाब नहीं आया। बेशक उसने फिर एक बार आवाज लगानी चाही, पर तभी उसे महसूस हुआ कि एक बार फिर कोई उसके पीछे खड़ा है। वह तुरंत मुड़ी, पर हाथ कुछ न लग पाया। वो भाग जाना चाहती थी यहाँ से, पर जाती कहाँ? घर पूरी तरह से बंद था। सिर्फ एक रास्ता था यहाँ से निकलने का, और वह थी बालकनी। पर बालकनी, वहां से वह कैसे जा सकती है, और इतनी ऊंचाई से भला यहाँ कोई आ भी कैसे सकता है? एक बार को फिर उसका दिमाग अश्वथ पर गया कि क्या उसने अपनी जगह किसी और को यहाँ भेजा है। हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, क्योंकि इस वक्त मृणाली भले ही अपनी नफरत भुलाकर अश्वथ की नफरत की वजह जानना चाहे, पर वो ये नहीं भूल सकती कि अपनी नफरत के आगे अश्वथ इस वक्त उसके साथ कुछ भी कर सकता है। इसलिए मृणाली ने अपने दिल को मजबूत किया और दोबारा चिल्लाने लगी, मैं जानती हूँ अश्वथ, ये सब तुम कर रहे हो, तुम ठीक नहीं कर रहे हो अश्वथ, प्लीज ये सब बंद करो, प्लीज। वो बिल्क कर रो पड़ी। कुछ पलों तक सन्नाटा पसरा रहा और तभी कुछ ऐसा हुआ कि मृणाली की रूह तक कांप गई। अचानक से पीछे से किसी ने खींचकर उसके बाल पकड़ लिए और सिर दीवार पर दे मारा। ये सब इतनी जल्दी हुआ कि उसे कुछ सोचने समझने तक का मौका ना मिला। सर पर बहुत गहरा जख्म आ चुका था, खून तक रिसने लगा। वो जमीन पर जा गिरी और अपने सर पकड़कर कराह उठी। ऐसा महसूस हो रहा था कि कोई अदृश्य परछाई उस पर लगातार वार किए जा रही है। मृणाली जान चुकी थी कि अश्वथ कुछ भी कर सकता है, पर यूं पीठ पीछे छिपकर वार नहीं कर सकता, और वह भी इतने घटिया तरीके से। उसे महसूस हुआ कि नहीं, ये सब अश्वथ नहीं बल्कि कोई और कर रहा है, पर यहाँ भला उसका दुश्मन कौन हो सकता है? कोई भी हो, पर अब उसे कुछ भी करके यहाँ से भागना होगा, खुद को बचाना होगा। वह इस वक्त एक अंधकार में डूबे घर में बुरी तरह फंस चुकी है और अश्वथ के पास कांटेक्ट करने के लिए ना तो उसके पास कोई फोन है और ना ही कोई दूसरा साधन। वह जैसे तैसे अपना सर पकड़ कर उठी और कमरे की तरफ भागने लगी, पर इतना आसान नहीं था ये सब। एक बार फिर उस पर हमला हुआ और उसे पीछे से ही पकड़कर नीचे जमीन पर धकेल दिया गया। उस पर लगातार हो रहे हमलों की वजह से वह टूट रही थी। वह गिड़गिड़ाते हुए पीछे की ओर खिसकने लगी, प्लीज प्लीज
मुझे छोड़ दो, मैंने क्या बिगाड़ा है आखिर तुम्हारा? क्यों कर रहे हो मेरे साथ तुम ऐसा? कौन हो तुम? प्लीज मुझे छोड़ दो, प्लीज। पर उसकी आवाज सुनने वाला कोई नहीं था, बल्कि यहाँ पर अगर कोई था तो वह सिर्फ उसे दर्द पहुंचाने वाला, क्योंकि एक दफा फिर उस पर वार हुआ। किसी ने कांच का वास उठाकर उसके सर पर दे मारा और अब मृणाली की हालत बद से बदतर होती जा रही थी। वो तड़प उठी दर्द के मारे और अब उसमें भागने तक की हिम्मत ना बची, पर फिर भी एक आखिरी शब्द उसकी जबान से जरूर निकला, अश्वथ। ये कहते ही वो जमीन पर बेहोश सी होने लगी, पर नहीं, उसकी आत्मा ने उसे ललकारा। इतनी जल्दी हार मानने वालों में से नहीं थी वो। उसे उठना होगा, लड़ना होगा। यही सोचते हुए वो दोबारा लड़खड़ाते कदमों से उठ खड़ी हुई और शायद अगले वार के लिए तैयार थी। वो जैसे ही उठ खड़ी हुई उसे महसूस हुआ कि इस बार फिर से कोई पीछे से उस पर हमला करने के लिए आ रहा है, कि तभी वह अचानक से झुक गई और उसने अपने पीछे खड़े शख्स का पैर पकड़ लिया, जिससे अंधेरा होने के कारण इस दफा वह शख्स खुद जमीन पर जा गिरा और मृणाली भी उसे छोड़ने को तैयार ना हुई। उसने अपनी पूरी ताकत लगा दी उसे पकड़कर रखने में और जोर जोर से चिल्लाने लगी, अश्वथ, अश्वथ, कोई मेरी मदद करो प्लीज, हेल्प मी। वह आदमी लगातार उठने की कोशिश में था कि तभी बाहर से कुछ हलचल की आवाज आई। यह आवाज सुन उस शख्स के पसीने छूट गए, पर इधर मृणाली उसे छोड़ने को तैयार नहीं थी। उसे भी महसूस हुआ कि कोई आ रहा है बाहर से, और न जाने क्यों उसका दिल कह रहा था कि अश्वथ ही है। वो अब और मजबूती से उस आदमी को पकड़ने की कोशिश में लग गई और जोर जोर से चिल्लाने लगी, अश्वथ, अश्वथ। पर इससे पहले मृणाली कुछ भी कर पाती कि तभी वह आदमी उसकी पकड़ से छूट गया और पता तक न चला कि कब वहां से गायब हो गया। इतने में दरवाजा खुलता है, जिसके द्वारा अश्वथ अंदर आया और अंदर आते ही उसने पूरे हॉल की लाइट जलाई और ताज्जुब था कि लाइट तुरंत जल उठी। यहाँ अश्वथ ने जब मृणाली को खून से लथपथ हाल में देखा तो एक पल को जम सा गया। मृणाली की हालत खराब हो चुकी थी और अश्वथ को देखते ही वह भागते हुए उसके पास आने लगी, पर उसके सीने से लिपटने की बजाय उसने जोर से अश्वथ को धक्का दे मारा, जिसके लिए शायद वो तैयार भी नहीं था, इसलिए जमीन पर जा गिरा। और यहाँ तभी एक जोरदार आवाज आती है, बैंग। ये गोली चलने की आवाज थी, जिसे सुन अश्वथ अवाक रह गया। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर यह सब हो क्या रहा है। पहले मृणाली की यह हालत, ऊपर से अब गोली चलने की आवाज। वो तुरंत उठ खड़ा हुआ और अब उसने अपनी नज़र मृणाली पर डाली तो उसके चेहरे के भाव जरा बदल से गए। मृणाली परेशान तो उसे तब भी लग रही थी, पर अब वह ज्यादा दर्द के मारे तड़पती हुई जान पड़ रही थी। अश्वथ ने महसूस किया कि शायद मृणाली से अब खड़ा नहीं हुआ जा रहा है, इसलिए वह जैसे ही गिरने को हुई तभी अश्वथ ने भागकर उसे अपनी बाहों में थाम लिया, लेकिन उस एक पल में उसका दिल धक रह गया। उसे मृणाली की पीठ पर एक अजीब सा गीलापन महसूस हुआ। उसने अपना एक हाथ उसकी पीठ से हटाकर देखा तो वह हाथ खून से सन चुका था, और ये देख अश्वथ की सांसें तेज हो गईं। उसे बेशक कुछ बुरा होने का आभास हो गया, तभी मृणाली पूरी तरह से उसकी बाजुओं में झूल गई और बेहोशी भरी हालत में बस ये कह पाए, अश्वथ, माँ, मैं कहती थी ना, का कोई है। और इसी के साथ उसकी आंखें बंद हो गई। गोली मृणाली को लगी थी, जिसका निशाना शायद अश्वथ था, पर बीच में खुद वो आ गई और उसे इस हालत में देख अश्वथ भी बदहवास सा हो गया और उसे लेकर जमीन पर जा गिरा। उसने मृणाली का गाल थपथपाया और जोर जोर से चिल्लाने लगा, मनी, मनी, आंखें खोलो, खोलो आंखें मनी। पर मृणाली की पलकें बंद हो चुकी थी पूरी तरह से। इस वक्त अश्वथ की हालत देख लग ही नहीं रहा था कि उसने कभी मृणाली से नफरत भी की है। वह पागल सा हो चुका था। अचानक से वो उठ खड़ा हुआ और उसने पूरे कमरे घर पर नजर घुमाए और फिर जाकर उस दिशा में गया जहां से गोली चली थी, यानी बालकनी में, और फिर दोबारा मृणाली की ओर भागा और तुरंत उसे गोद में उठाकर घर से बाहर ले जाने लगा। मृणाली की हल्की गुलाबी साड़ी खून के रंग से सन चुकी थी और यहाँ अश्वथ बदहवास सा उसे अपनी गोद में थामे भागा जा रहा था। वो तुरंत उसे अपनी गाड़ी में बैठाता है और एक बार फिर मृणाली के गाल थपथपाकर उसे होश में लाने की कोशिश करता है, पर शायद उसकी हर कोशिश जाया जा रही थी। वह तुरंत ड्राइविंग सीट पर आ बैठा और कुछ ही पलों में उसकी गाड़ी हवा से बातें करती हुई कहीं दूर चली गई। कुछ समय बाद मुंबई के किसी हॉस्पिटल के सामने आकर अश्वथ की थार रुकी। फौरन उसने मृणाली को गाड़ी से बाहर निकाला और भागता हुआ उसे अपनी गोद में उठाए अंदर ले जाने लगा। डॉक्टर, डॉक्टर, वो लगातार चिल्लाए जा रहा था। इमरजेंसी वार्ड में आकर उसने तुरंत एक स्ट्रेचर पर मृणाली को लेटाया और वहां मौजूद नर्स से डॉक्टर को बुलाने के लिए कहा। अगले ही पल वहां पर डॉक्टर आए और मृणाली की यह हालत देख छूटते ही बोले, इन्हें तो गोली लगी है, ये तो पुलिस केस है, हम ऐसे कैसे
इससे आगे वह डॉक्टर कुछ भी बोल पाता कि तभी अश्वत्थ ने झटके में अपनी कमर पर खुरसी बंदूक निकाली और सीधे उस डॉक्टर के माथे पर ठोक दी। वो तो शुक्र है गोली चलाई नहीं थी। अश्वत्थ का क्रोध देख वहां पर पल भर में हड़बड़ी मच गई। सब इधर से उधर भागने लगे। इतने में ही साहू आया, जिसे कुछ देर पहले अश्वत्थ ने रास्ते में मृणाली के हालत के बारे में इन्फॉर्म किया था। यहाँ अश्वत्थ उस डॉक्टर की सहमी आंखों में अपनी जलती आंखें डालकर दांत पीसते हुए बोला, पलटकर एक भी सवाल किया तो अगली बार ये गोली सीधे तेरे भेजे के अंदर होगी और तू इस दुनिया के बाहर। चुपचाप इलाज शुरू कर और अगर इसे कुछ भी हुआ तो खुद अपना गला काट लेना, क्योंकि मैं मौत बहुत दर्दनाक देता हूँ। अश्वत्थ का क्रोध देख उस डॉक्टर की हालत खराब हो गई। उसने तुरंत अपनी गर्दन हाँ में हिलाए और अगले ही पल तेजी के साथ हॉस्पिटल में मृणाली को एडमिट कर लिया। इतने में साहू अश्वत्थ के पास आया और उसे झकझोरते हुए बोला, ये क्या कर रहा है तू? पागल हो गया है? अगर खुलेआम यूं गुंडागर्दी करेगा तो जानता भी है इसका अंजाम क्या हो सकता है। साहू की बात पर अश्वत्थ का माथा ठनक गया। वो झटके में उसकी कॉलर पकड़ चिल्लाया, मैं नहीं जानता इसका अंजाम क्या होगा, पर इतना जरूर जानता हूं कि अगर उसे कुछ हुआ तो साला अक्खी मुंबई जलाकर राख ना कर दिया तो मेरा नाम अश्वत्थ धनराज नहीं। 24 तेरे सीने से लिपट जाऊं। अब तक आपने पढ़ा। इस वक्त अश्वत्थ की हालत देख लग ही नहीं रहा था कि उसने कभी मृणाली से नफरत भी की है। वह पागल सा हो चुका था। अचानक से वो उठ खड़ा हुआ और उसने पूरे कमरे घर पर नजर घुमाए और फिर जाकर उस दिशा में गया जहां से गोली चली थी, यानी बालकनी में, और फिर दोबारा मृणाली की ओर भागा और तुरंत उसे गोद में उठाकर घर से बाहर ले जाने लगा। मृणाली की हल्की गुलाबी साड़ी खून के रंग से सन चुकी थी और यहाँ अश्वत्थ बदहवास सा उसे अपनी गोद में थामे भागा जा रहा था। वो तुरंत उसे अपनी गाड़ी में बैठाता है और एक बार फिर मृणाली के गाल थपथपाकर उसे होश में लाने की कोशिश करता है, पर शायद उसकी हर कोशिश जाया जा रही थी। वह तुरंत ड्राइविंग सीट पर आ बैठा और कुछ ही पलों में उसकी गाड़ी हवा से बातें करती हुई कहीं दूर चली गई। कुछ समय बाद मुंबई के किसी हॉस्पिटल के सामने आकर अश्वत्थ की थार रुकी। फौरन उसने मृणाली को गाड़ी से बाहर निकाला और भागता हुआ उसे अपनी गोद में उठाए अंदर ले जाने लगा। डॉक्टर, डॉक्टर, वो लगातार चिल्लाए जा रहा था। इमरजेंसी वार्ड में आकर उसने तुरंत एक स्ट्रेचर पर मृणाली को लेटाया और वहां मौजूद नर्स से डॉक्टर को बुलाने के लिए कहा। अगले ही पल वहां पर डॉक्टर आए और मृणाली की यह हालत देख छूटते ही बोले, इन्हें तो गोली लगी है, ये तो पुलिस केस है, हम ऐसे कैसे इनका। इससे आगे वह डॉक्टर कुछ भी बोल पाता कि तभी अश्वत्थ ने झटके में अपनी कमर पर खुरसी बंदूक निकाली और सीधे उस डॉक्टर के माथे पर ठोक दी। वो तो शुक्र है गोली चलाई नहीं थी। अश्वत्थ का क्रोध देख वहां पर पल भर में हड़बड़ी मच गई। सब इधर से उधर भागने लगे। इतने में ही साहू आया, जिसे कुछ देर पहले अश्वत्थ ने रास्ते में मृणाली की हालत के बारे में इन्फॉर्म किया था। यहाँ अश्वत्थ उस डॉक्टर की सहमी आंखों में अपनी जलती आंखें डालकर दांत पीसते हुए बोला, पलटकर एक भी सवाल किया तो अगली बार ये गोली सीधे तेरे भेजे के अंदर होगी और तू इस दुनिया के बाहर। चुपचाप इलाज शुरू कर और अगर इसे कुछ भी हुआ तो खुद अपना गला काट लेना, क्योंकि मैं मौत बहुत दर्दनाक देता हूँ। अश्वत्थ का क्रोध देख उस डॉक्टर की हालत खराब हो गई। उसने तुरंत अपनी गर्दन हाँ में हिलाए और अगले ही पल तेजी के साथ हॉस्पिटल में मृणाली को एडमिट कर लिया। इतने में साहू अश्वत्थ के पास आया और उसे झकझोरते हुए बोला, ये क्या कर रहा है तू? पागल हो गया है? अगर खुलेआम यूं गुंडागर्दी करेगा तो जानता भी है इसका अंजाम क्या हो सकता है। साहू की बात पर अश्वत्थ का माथा ठनक गया। वो झटके में उसकी कॉलर पकड़ चिल्लाया, मैं नहीं जानता इसका अंजाम क्या होगा, पर इतना जरूर जानता हूं कि अगर उसे कुछ हुआ तो साला अक्खी मुंबई जलाकर राख ना कर दिया तो मेरा नाम अश्वत्थ धनराज नहीं। अब आगे। ये कंस्ट्रक्शन साइट की कोई खाली सी बड़ी बिल्डिंग थी जहां पर लगातार एक शख्स के चीखने चिल्लाने की आवाजें आ रही थीं, जिनमें बेहद दर्द भरा था और लगातार वो शख्स अपनी जान की गुहार लगा रहा था, पर मानो उसकी सुनने वाला कोई नहीं था वहां। उल्टा उसे बार बार कोई तड़पा तड़पा कर मारे जा रहा था, वो भी बेहद बेरहमी के साथ, और यह शख्स और कोई नहीं बल्कि अश्वत्थ था। अश्वत्थ धनराज, जिसके ठीक सामने एक आदमी कुर्सी पर अधमरी हालत में बैठा था। ऐसा लगा जैसे कुछ ही पल में उसके प्राण निकल जाएंगे। तभी साहू वहां पर आया। उसके हाथ में एक खंजर जैसा कुछ था जिसे उसने अश्वत्थ को पकड़ा दिया। उस खंजर को देख वह कुर्सी पर बैठा आदमी तड़प उठा। वो इस वक्त पूरी तरह से खून खच्चर हो रखा था और अब उसके लिए ये सब बर्दाश्त कर पाना लगभग नामुमकिन सा हो गया। उसने अश्वत्थ से गिड़गिड़ाते हुए कहा, मुझे जाने दे अश्वत्थ, मैं सच कह रहा हूँ, बहुत बड़ी भूल हो गई मेरे से, प्लीज मेरे को छोड़ दे।
उसकी दर्द से भरी आवाज पर भी अश्वथ नहीं रुका, उल्टा उसने वह खंजर उस आदमी की उंगलियों पर रखा और उस आदमी की दर्द भरी चीख पूरी बिल्डिंग में गूंज उठी। अश्वथ ने उसकी चारों उंगलियां काट डाली थी। खून नदी के पानी की तरह बह रहा था उसके शरीर से। पर अश्वथ इतने में भी कहाँ रुका। उसने उस आदमी के अंगूठे का नाखून खींचकर निकाल फेंका और यह और भी ज्यादा दर्दनाक था। एक हाथ की उंगलियां पहले ही कट चुकी थी और अब बारी शायद पैरों की थी। अश्वथ का ये रूप वाकई बेहद भयानक था। शायद कोई भी अभी उसे इस रूप में देखता तो खुद को बेहोश होने से ना रोक पाता, पर वह तो ऐसे उस आदमी की उंगलियां काट रहा था जैसे उसके लिए ये सब कोई केक काटने जैसी बात हो। अश्वथ के चेहरे पर कोई भाव नहीं थे और उसके यही भाव सबसे खतरनाक होते थे। जब वो एक्सप्रेशन लेस होता था तब वो सबसे ज्यादा खतरनाक होता था। और अब जाकर उसने साहू को कुछ इशारा किया जिसे समझ साहू ने एक कुर्सी अश्वथ के पास लाकर रख दी। अब अश्वथ उस आदमी के ठीक सामने बैठ गया। उसके हाथ में एक धारदार खंजर था जिसे अपनी उंगली से सहलाते हुए वह आखिरकार उस आदमी से बोला, तू जानता है कि अगर तेरा मुंह नहीं भी खुला तो भी मैं पता कर लूंगा कि आखिर किस ₹8 में इतनी हिम्मत आ गई जो साला मेरी बंदी को बीच में ले आया। बेहतर होगा तू सच बता दे, वरना अभी जो मैंने तेरे साथ शुरू किया है वो 10% भी नहीं है जो मैं आगे तेरे साथ करने वाला हूँ। अश्वथ के इस रूप को देख उस आदमी का खून सूख गया। उसकी रही बच्ची उम्मीद भी खत्म होती जा रही थी, पर वह वाकई बहुत ढीठ किस्म का था क्योंकि उसने अभी तक आधा सच ही बताया था। जबकि इतना दर्द सह रहा था वो, पर अब उसे डर लगना शुरू हो गया। उसे एहसास हो गया कि उसके सामने खड़ा ये शख्स इंसान के रूप में हैवान है जो उसके साथ क्या क्या कर सकता है ये तो वो बखूबी समझ चुका था। उसकी मौत तो अब तय है, लेकिन वह किस तरह की मौत चुनेगा ये उसे ही तय करना था। इसलिए अगले ही पल वह दर्द से कराहते हुए बोला, राशिद, उसी के कहने पर मैंने तुझ पर निशाना लगाया, पर बीच में तेरी वो बीवी आ गई और सब गड़बड़ हो गया साहब, वरना इस वक्त तू मेरे सामने दहाड़ की बजाय मर चुका होता। उस आदमी की अकड़ पर साहू का दिमाग सरक गया। वो तुरंत गन लोड करके उस आदमी के करीब आया और अगले ही पल ठाक 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 3-4 गोलियां उसके भेजे में जा घुसी। वो मर चुका था और उसकी मौत से अश्वथ को कोई फर्क नहीं पड़ा क्योंकि जो उसे सुनना था वो सुन चुका था। राशिद का क्या धरा था ये सब। कहीं तक अश्वथ को एहसास हो चुका था कि इन सब में उसी का हाथ है, पर वो पुख्ता सबूत चाहता था क्योंकि उसने दर्जनों दुश्मन पाल रखे हैं, इसलिए कर पाना मुश्किल था कि उनमें से किसने ये हरकत की। पर अब सारे पत्ते खुल चुके और अब शायद एक खौफनाक खेल का आगाज होने वाला था। कुछ देर बाद अश्वथ अपने खून से सने हाथ धुलकर उसी बिल्डिंग के सबसे बाहरी हिस्से में आकर खड़ा हो गया जहां से पूरा शहर दिख रहा था। उसने एक सिगरेट निकाली और उसकी लंबी लंबी कश भरने लगा। तभी साहू की आवाज उसके कानों में पड़ी, तुझे समझना होगा अश्वथ कि अब तू अकेला नहीं है। अब तेरा हर एक कदम मृणाली पर असर जरूर डालेगा। तूने देख लिया ना क्या हुआ उसके साथ। अगर वक्त रहते तू उस रात ना पहुंच पाता तो ना जाने राशिद इससे आगे कुछ भी कह पाता कि तभी अश्वथ चीख उठा, कुछ नहीं होता उसे, मैं उसे कभी कुछ नहीं होने दूंगा। साला अब देखता हूं किसमें है इतनी जरूरत जो उसको छू तक पाए, जिंदा गाड़ दूंगा। उसकी आवाज में अभी भी वही क्रोध झलक रहा था। कहां तक बचाव करेगा तू उसका, और उसे यहाँ लाया ही क्यों? तू पागल है क्या अश्वथ? जानता है ना कि यहाँ तू खुद सेफ नहीं है तो भला वह कैसे हो सकती है? देख, अब उसका घर जाना ही बेहतर होगा। अगर वो यहाँ रही तो हम लोग कितनी भी कोशिश क्यों ना कर ले पर उस पर आने वाले खतरों को नहीं रोक पाएंगे। तू समझ रहे हैं ना मैं क्या कहना चाहता हूँ? साहू की बात का अश्वथ ने कोई जवाब नहीं दिया और चुपचाप खड़ा होकर सिगरेट पीता रहा। कुछ देर बाद हॉस्पिटल में मृणाली को धीरे धीरे होश आने लगा था। उसकी पलकें अभी भारी थी, सर हद से ज्यादा चकरा रहा था और इसकी वजह भी लाजमी थी। आखिर वह मौत से जूझ कर आई थी। कुछ पल बाद जब वह पूरी तरह से होश में आई तो उसने खुद को हॉस्पिटल में पाया। थोड़ा वक्त लगा उसे सब कुछ सोचने समझने में, और जैसे ही वह रात उसे याद आई अचानक से वो घबरा उठी और बिस्तर से उठने की कोशिश करने लगी, पर तभी नर्स ने आकर उसे रोक लिया। नर्स मैम प्लीज, लेटी रही है आप, ये क्या कर रही हैं आप? आपको अभी होश आया है और ऐसे हिलना ढूंढना आपके लिए ठीक नहीं है। मृणाली कुछ बोल तक नहीं पा रही थी क्योंकि उसके चेहरे पर ऑक्सीजन मास्क लगा था जिसे वो हटाने की कोशिश करने लगे, पर तभी दूसरी नर्स उसे संभालने के लिए आए और जैसे तैसे उन्होंने मृणाली को नींद का इंजेक्शन देकर रोक लिया। वो एक बार फिर बेहोश हो चुकी थी। यहाँ अश्वथ को जब मृणाली के होश में आने की खबर लगी वह बिना एक पल गवाए हॉस्पिटल आ पहुंचा। उसने देखा मृणाली की आंखें बंद है।
नर्स ने उसे सारा वाकया बताया, जिसे सुनने के बाद वो धीरे से मृणाली के पास जाकर बैठ गया। उसने आहिस्ता उसका सिर सहलाया और गौर से उसके चेहरे को देखने लगा। ना जाने क्या सोच रहा था वो, पर इतना साफ था कि इस वक्त उसके चेहरे पर नफरत नहीं बल्कि परवाह दिख रही थी। और यह कहना गलत नहीं होगा कि इस परवाह में उसका प्यार छुपा था, जिसे शायद फिलहाल वो मानेगा नहीं, पर हाँ, नफरत के पीछे छिपी इस मोहब्बत को फिलहाल बखूबी देखा जा सकता था। कुछ समय बाद मृणाली को एक बार फिर होश आया और इस वक्त अश्वथ उसके पास ही बैठा था। उसने देखा कि मृणाली का शरीर हरकत कर रहा है। वह समझ गया कि उसे होश आ रहा है। उसने तुरंत मृणाली का हाथ थाम लिया। यहाँ मृणाली ने अचानक से डरकर अपनी आंखें खोली। अश्वथ उसका चेहरा देखकर ही समझ गया कि वो कोई बुरा सपना देख रही थी और शायद ये भी जानता था कि वो क्या देख रही थी। आंखें खुलते ही मृणाली के सामने अश्वथ का चेहरा आया। उसकी आंखों से आंसू निकल आए और जो हाथ अश्वथ ने मृणाली का थाम रखा था उस पर मृणाली ने अपनी पकड़ और मजबूत कर दी और अपना दूसरा हाथ उठाकर आगे बढ़ा दिया, जिसका साफ इशारा था कि वह अश्वथ को गले से लगाना चाहती है, उसकी सीने से लिपट जाना चाहती थी वो। इस पल में मृणाली अपने और अश्वथ के बीच के हालातों को पूरी तरह भूल चुकी थी। उसे सिर्फ अश्वथ दिखाई दे रहा था और वह बस इतना जानती थी कि अभी उसे बस अश्वथ की बाहों में समा जाना है। अश्वथ कुछ पल तक उसे यूं ही देखता रहा, पर फिर आगे बढ़कर उसने धीरे से मृणाली को अपने सीने से लगा लिया और उस एक पल में मृणाली फूटकर रो पड़ी। वह बहुत कुछ कहना चाहती थी उससे, पर कह नहीं पाई। तो वहीं अश्वथ ने कसकर अपने हाथ उसकी पीठ पर जकड़ लिए। 25 ए सॉफ्ट किस। अब तक आपने पढ़ा। अश्वथ ना जाने क्या सोच रहा था वो, पर इतना साफ था कि इस वक्त उसके चेहरे पर नफरत नहीं बल्कि परवाह दिख रही थी। और यह कहना गलत नहीं होगा कि इस परवाह में उसका प्यार छुपा था, जिसे शायद फिलहाल वो मानेगा नहीं, पर हाँ, नफरत के पीछे छिपी इस मोहब्बत को फिलहाल बखूबी देखा जा सकता था। कुछ समय बाद मृणाली को एक बार फिर होश आया और इस वक्त अश्वथ उसके पास ही बैठा था। उसने देखा कि मृणाली का शरीर हरकत कर रहा है। वह समझ गया कि उसे होश आ रहा है। उसने तुरंत मृणाली का हाथ थाम लिया। यहाँ मृणाली ने अचानक से डरकर अपनी आंखें खोली। अश्वथ उसका चेहरा देखकर ही समझ गया कि वो कोई बुरा सपना देख रही थी और शायद ये भी जानता था कि वो क्या देख रही थी। आंखें खुलते ही मृणाली के सामने अश्वथ का चेहरा आया। उसकी आंखों से आंसू निकल आए और जो हाथ अश्वथ ने मृणाली का थाम रखा था उस पर मृणाली ने अपनी पकड़ और मजबूत कर दी और अपना दूसरा हाथ उठाकर आगे बढ़ा दिया, जिसका साफ इशारा था कि वह अश्वथ को गले से लगाना चाहती है, उसकी सीने से लिपट जाना चाहती थी वो। इस पल में मृणाली अपने और अश्वथ के बीच के हालातों को पूरी तरह भूल चुकी थी। उसे सिर्फ अश्वथ दिखाई दे रहा था और वह बस इतना जानती थी कि अभी उसे बस अश्वथ की बाहों में समा जाना है। अश्वथ कुछ पल तक उसे यूं ही देखता रहा, पर फिर आगे बढ़कर उसने धीरे से मृणाली को अपने सीने से लगा लिया और उस एक पल में मृणाली फूटकर रो पड़ी। वह बहुत कुछ कहना चाहती थी उससे, पर कह नहीं पाई। तो वहीं अश्वथ ने कसकर अपने हाथ उसकी पीठ पर जकड़ लिए। अब आगे। हॉस्पिटल में मृणाली इस वक्त बेड पर बैठी हुई थी। उसके मुंह से अब ऑक्सीजन मास्क हट चुका था और न जाने क्या सोच रही थी वो, क्या चल रहा था उसके दिमाग में। तभी रूम का गेट खुलता है जिसमें से अश्वथ अंदर आता है। उसके हाथ में कुछ सामान था जिसे उसने वही एक टेबल पर रख दिया और मृणाली के पास आकर बैठ गया। पिछले 2 दिन से उसका रवैया बेहद नर्म था, जिसे देख वाकई मृणाली हैरान थी, पर फिर उसने सोचा शायद उसकी चोट की वजह से वो ऐसा व्यवहार कर रहा है। एक बार जब वो ठीक हो जाएगी तो फिर उसे अश्वथ की नफरत का सामना करना पड़ेगा, और यही सब सोचते हुए उसके मन में अजीब सी टीस उठती है। तभी अश्वथ की आवाज़ उसके कानों में पड़ी। अब कैसा महसूस कर रही हो? मृणाली ने बस धीरे से अपना सिर हिला दिया। अब ठीक है। अश्वथ, कहीं दर्द तो नहीं हो रहा है? मृणाली, नहीं। दोनों को समझ नहीं आ रहा था अब क्या जवाब दें। खामोशियां थी उनके दरमियां, पर दिल बहुत शोर मचा रहा था। तभी वहां डॉक्टर का आना हुआ और उन्होंने अश्वथ और मृणाली से कहा, आप 2-3 दिन में आज डिस्चार्ज हो जाओगी, बट घर जाकर भी पूरी सावधानी बरतनी होगी क्योंकि इस तरह के जख्म इतनी आसानी से नहीं भरते। मृणाली ने अपना सिर हिला दिया और अश्वथ ने गहरी सांस ली और फिर धीरे से मृणाली का हाथ थाम लिया। ये देख अचानक से सहम सी गई वो। अश्वथ ने उसके नाजुक से हाथ को अपनी मुट्ठी में भरकर कहा, कुछ याद है तुम्हें? उस रात कौन था? हालांकि अश्वथ सब जान चुका था, पर फिलहाल मृणाली से नहीं कह सकता था कि उसने क्या हश्र किया है उस आदमी का। मृणाली ने उसकी बात का जवाब में, नहीं, अंधेरे की वजह से मैं कुछ देख नहीं पाई अश्वथ, और अब इस बारे में सोचने की कोई जरूरत भी नहीं है। बस ये सोच लो कि वो तुम्हारी जिंदगी का एक बुरा सपना था जो टल चुका है। मृणाली हैरान थी उसकी बात पर।
ऐसे कैसे भूल सकती थी वो सब। उसकी जान जाने वाली थी। उसकी, हाँ, जान जाने वाली थी, पर उसकी नहीं बल्कि अश्वथ की। गोली का निशाना था अश्वथ की ओर देख, और ये सब याद आते ही वो बोल पड़ी, आखिर वो लोग तुम्हें मारना क्यों चाहते थे अश्वथ? झूठ मत बोलना, मैंने देख लिया था, वो गन तुम्हारी ओर पॉइंट थी। अश्वथ आराम करो, ये सब बातें सोचने के लिए मैं हूँ। मृणाली, बातें? उस रात कोई मारना चाहता था तुम्हें अश्वथ, ये सब मैं कैसे भूल जाऊं? क्या तुम्हें इतना मामूली लगता है ये सब? आखिर तुम करते क्या हो जो इतने लोग तुम्हारी जान के पीछे पड़े रहते हैं? जो आए दिन तुम इतने जख्म लिए रहते हो, क्यों कर रहे हो अश्वथ? क्यों ये रास्ता नहीं छोड़ देते जहां हर कदम पर तुम्हें मौत का सामना करना पड़े? अश्वथ मृणाली की बात का कोई जवाब नहीं देना चाहता था। वो चाहता था कि इस समय मृणाली बस आराम करे, पर उसके लगातार हो रहे सवाल उसे अब गुस्सा दिलाने लगे थे। इस हालत में वो उसके साथ कोई बुरा बर्ताव करने से बच रहा था, इसलिए उसने मृणाली का हाथ छोड़ा और अब एक हाथ से उसका गाल थाम लिया। इस वक्त उसके जबड़े कसने लगे थे, जिन्हें देख में मृणाली समझ गई कि अब उसका कोई भी सवाल करना जायज नहीं रहेगा। यहाँ अश्वथ उसकी आंखों में गौर से देख बोला, मनी, मैंने कहा ना आराम करो और भूल जाओ उस रात को। उसका ठंडा लहजा देख मृणाली ने तुरंत अपनी गर्दन हाँ में हिला दी। उसमें इतनी ताकत भी नहीं थी कि वो इस हालत में अश्वथ से लड़ सके या चीख चिल्लाकर कोई भी सवाल पूछ सके। उसी वक्त नर्स का वहां आना हुआ, जिसके हाथ में खाने की प्लेट थी। अश्वथ ने प्लेट लेकर नर्स को जाने का इशारा कर दिया। खाने में दलिया और पोहा था, जिसे देखते ही मृणाली का मुंह बन गया, और यहाँ उसको मुंह बनाते अश्वथ ने अपनी आंखें तानी तो मृणाली ने तुरंत अपनी गर्दन ना में मटका दी। नहीं, मैं अभी नहीं खा सकती, 2 दिन से विश्वास खाना खा खा कर मैं और ज्यादा बीमार हुई जा रही हूँ ये खाना खाते खाते। मुझे अब ये नहीं खाना। अश्वथ कुछ पल तक उसे घूरता रहा, फिर उसने चुपचाप खाने की चम्मच मृणाली के मुंह तक बढ़ाते हुए कहा, अब कोई तमाशा नहीं होना चाहिए, चुपचाप खाओ इसे। मृणाली, चुपचाप खा ही तो रही हूँ 3 दिन से यह बेस्वाद खाना, पर अब और नहीं। प्लीज मुझे कुछ तो ऐसा खिला दो जिससे टेस्ट थोड़ा अच्छा हो जाए। मुझे उल्टी आती है इस खाने को देखते ही। उल्टी आए तो कर लेना, पर खाना यही पड़ेगा। अश्वथ की आवाज भारी हो गई। मृणाली का मुंह बन गया। खून, खड़ूस कहीं के। अश्वथ उसे घूरते हुए, क्या कहा तुमने? मृणाली, वही जो तुमने सुना। अश्वथ, ठीक है, मैं खड़ूस हूं तो खड़ूस ही सही, पर खाना तुम्हें यही खाना पड़ेगा, समझ आई बात? और अब अगर कुछ भी ड्रामा किया तो? मृणाली बीच में ही, तो क्या कर लोगे तुम? इस हालत में भी मुझे डांटोगे? अश्वथ, अपनी हालत का बहुत फायदा उठा रही हो तुम। मृणाली, हाँ तो कम से कम इस बहाने तुम्हारा वो फालतू का गुस्सा तो मुझे नहीं झेलना पड़ रहा। मेरा गुस्सा फालतू नहीं है, पहली बात, और दूसरी बात, मैं बहस करने के मूड में नहीं हूँ। अगर मैं तुमसे प्यार से पेश आ रहा हूँ तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं पिछली बातें भूल चुका हूँ, इसलिए मुझे मजबूर मत करो पुराना वाला अश्वथ बनने के लिए। अश्वथ की बात पर मृणाली के मन में एक अजीब सी हीक उठी। क्या सच में ये बस एक दिखावा था? क्या सच में ये उसकी परवाह नहीं बल्कि उसकी हालत पर तरस था? खैर, मृणाली ने अपने दर्द को दफना दिया और अब बेमन से वो खाना खाने लगी। 2-3 निवाले खाए ही थे कि उसकी आंखों से आंसू निकलने लगे। वो अब रोने लगी और गिड़गिड़ाते हुए बोली, मैं सच में नहीं खा सकती अब ये सब अश्वथ। प्लीज मुझे कुछ मत खिलाओ तुम। पर मैं ये भी नहीं खाना चाहती हूँ। अश्वथ को यकीन नहीं हो रहा था कि वो खाने के लिए इतना रो रही है। पिछले 2 दिन में उसने ढंग से उसे परेशान किया था। ये समझ लो कि पूरा बदला ले लिया था अब तक। हालांकि जानबूझकर ऐसा नहीं कर रही थी वो, पर इस हालत में उसकी बच्चों जैसी जिद पूरी करते करते अश्वथ परेशान हो चुका था। पर फिर उसने अपनी आंख दिखाए और इसी तरह जैसे तैसे दलिया खत्म करवाया। और अब बारी पोहे की थी, तो वैसे भी मृणाली को नफरत थी पोहे से, पर अब तो उसे जबरदस्ती ये खाना पड़ रहा था। पर सबसे बड़ा चैलेंज तो यहाँ अश्वथ के लिए था, क्योंकि जैसे तैसे उसने दलिया तो खिला लिया, लेकिन पोहे के लिए भी उसे 10 तरह की आंखें दिखानी पड़ी, तब जाकर वो खत्म हो पाया। आखिर में उसके होठों के किनारे जरा सा पोहा लगा रह गया, जिसे देख अश्वथ उठा और अगले ही पल उसके द्वारा की गई हरकत पर मृणाली की आंखें फटी रह गईं, क्योंकि उनके होंठ आपस में जुड़े थे। अश्वथ ने पोहे के दाने को अपने होठों में भर लिया और फिर मृणाली से दूर होकर उसकी आंखों में देखते हुए कहा, वाकई पोहा तो टेस्टी था। उसकी बात सुन मृणाली शर्म से भर गई और उसने अपनी पलकें झुका ली। उसे देख अनजाने में ही अश्वथ के होठों पर हल्की सी ही सही पर मुस्कान तैर गई। पर ना जाने क्यों अब मृणाली के होंठों को चूमने की तलब उसमें और ज्यादा बढ़ने लगी। वह एक बार फिर झटके से उसके करीब आया और अगले ही पल दोनों के होंठ आपस में उलझे थे।
ये शायद पहली ऐसी किस थी जो इतनी सॉफ्ट और इतनी प्यार भरी थी, वरना हर बार ऐसा लगता था कि अश्वथ अपनी किस के जरिए किसी तरह का गुस्सा उतार रहा है, पर इस बार वो बेहद आराम से और बेहद नज़ाकत के साथ उसके निचले होंठ को चूमे जा रहा था। तो वही मृणाली भी अपनी ही जगह पर जम गई। ना तो वो अश्वथ को दूर कर पाए और ना ही अपनी तरफ से कोई हरकत कर पाए। उसी समय कमरे में किसी का आना हुआ। अश्वथ, हमें इसी वक्त निकलना होगा, ये कहता हुआ साहू अंदर आया। पर जैसे ही उसने अश्वथ और मृणाली को इस हाल में देखा, वह जरा हैरान सा रह गया। और यहाँ मृणाली तो तड़प उठी अश्वथ से दूर होने के लिए, पर साहू की आवाज़ सुन अश्वथ हिला भी नहीं और यूं ही मृणाली को किस करते हुए उसने हाथ से इशारा कर साहू को बाहर जाने के लिए कहा। उस इशारे को देख साहू तुरंत बाहर चला गया। और वैसे भी कबाब में हड्डी बनने का उससे कोई खास शौक भी नहीं था, पर इस वक्त काम कुछ जरूरी था जिस वजह से अश्वथ का यहाँ से जाना जरूरी था। पर अब उन दोनों को इस हाल में देख उसने आगे कुछ भी कहना मुनासिब न समझा और चुपचाप वहां से अपनी पलकें झुकाए निकल गया। यहाँ अश्वथ ने अपने दोनों हाथ मृणाली के गाल पर रख लिए और उसका छोटा सा चेहरा अपने हाथों में भर बेहद प्यार से और बेहद गहराई से वो उसे चूमने लगा। दोनों की आंखें बंद हो गई इस मीठे एहसास में। 26 आई लव यू। अब तक आपने पढ़ा। वह एक बार फिर झटके से उसके करीब आया और अगले ही पल दोनों के होंठ आपस में उलझे थे। ये शायद पहली ऐसी किस थी जो इतनी सॉफ्ट और इतनी प्यार भरी थी, वरना हर बार ऐसा लगता था कि अश्वथ अपनी किस के जरिए किसी तरह का गुस्सा उतार रहा है, पर इस बार वो बेहद आराम से और बेहद नज़ाकत के साथ उसके निचले होंठ को चूमे जा रहा था। तो वही मृणाली भी अपनी ही जगह पर जम गई। ना तो वो अश्वथ को दूर कर पाए और ना ही अपनी तरफ से कोई हरकत कर पाए। उसी समय कमरे में किसी का आना हुआ। अश्वथ, हमें इसी वक्त निकलना होगा, ये कहता हुआ साहू अंदर आया। पर जैसे ही उसने अश्वथ और मृणाली को इस हाल में देखा, वह जरा हैरान सा रह गया। और यहाँ मृणाली तो तड़प उठी अश्वथ से दूर होने के लिए, पर साहू की आवाज़ सुन अश्वथ हिला भी नहीं और यूं ही मृणाली को किस करते हुए उसने हाथ से इशारा कर साहू को बाहर जाने के लिए कहा। उस इशारे को देख साहू तुरंत बाहर चला गया। और वैसे भी कबाब में हड्डी बनने का उससे कोई खास शौक भी नहीं था, पर इस वक्त काम कुछ जरूरी था जिस वजह से अश्वथ का यहाँ से जाना जरूरी था। पर अब उन दोनों को इस हाल में देख उसने आगे कुछ भी कहना मुनासिब न समझा और चुपचाप वहां से अपनी पलकें झुकाए निकल गया। यहाँ अश्वथ ने अपने दोनों हाथ मृणाली के गाल पर रख लिए और उसका छोटा सा चेहरा अपने हाथों में भर बेहद प्यार से और बेहद गहराई से वो उसे चूमने लगा। दोनों की आंखें बंद हो गई इस मीठे एहसास में। अब आगे एक बहुत ही लंबी और बेहद डीप किस के बाद अश्वथ ने मृणाली के होंठों को आज़ाद कर किया और गौर से उसके चेहरे को देखने लगा। मृणाली अभी तक उस किस से उभर नहीं पाई थी, क्योंकि ये सब इतनी जल्दी हुआ कि उसे कुछ सोचने का मौका ही ना मिला। तभी अश्वथ ने एक बार फिर मृणाली के होंठों के किनारे को हल्के से चूमकर कहा, मैं अभी जा रहा हूँ, कोई दिक्कत हो तो नस को बता देना, वो मुझे इन्फॉर्म कर देगी। उसके जाने की बात सुन मृणाली विचलित हो उठी। कहाँ जा रहे हो? कुछ जरूरी काम है। इस वक्त मुझसे भी ज्यादा जरूरी तुम्हारे लिए कुछ है। ना जाने क्या सोचकर उसने ये सवाल किया। क्या वो बिल्कुल भूल चुकी थी कि इस वक्त अश्वथ भले ही उससे प्यार से पेश आ रहा हो, पर इसका मतलब ये नहीं कि वो उससे नफरत नहीं करता। आराम करो, कहकर अब अश्वथ बिना उसकी ओर देखे वहां से चला गया। इसी तरह कुछ दिन बीत चुके थे। इस दौरान अश्वथ ने हर मुमकिन कोशिश की कि वो मृणाली को तकलीफ ना पहुंचाए, पर अब वो एकदम ठीक हो चुकी थी और उसे सबसे ज्यादा डर इस बात था कि अब फिर से उसे अश्वथ की नफरत का सामना करना पड़ेगा। और हो भी कुछ ऐसा ही रहा था, क्योंकि जैसे जैसे मृणाली पहले से ठीक होती जा रही थी, वैसे वैसे अश्वथ के बर्ताव में भी वही पुराना रवैया झलकने लगा था, जो मृणाली को एक बार फिर से तोड़ने लगा था। आज रात वह हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने वाली थी। वो अब पूरी तरह से ठीक थी और अश्वथ सारी फॉर्मेलिटी पूरी कर उसे घर वापस ले आया। मृणाली ने इस समय लाल रंग की शिफॉन साड़ी पहनी थी। वो इस वक्त आराम से बेड पर बैठी कुछ सोच ही रही थी कि तभी टेबल पर रखा अश्वथ का फोन बज पड़ा। फोन की आवाज सुन मृणाली ने एक नज़र बाथरूम की ओर डाली, जहां अश्वथ नहा रहा था, और फिर दूसरी नज़र फोन को देखा। उसने एक गहरी सांस ली और धीरे से उठकर अश्वथ का फोन हाथ में ले लिया। किसी अननोन नंबर से बार बार फोन आके रह गया था। मन ना माना तो अब उसने कॉल रिसीव कर ली। वो जानती थी कि उसकी इस गुस्ताखी का क्या अंजाम हो सकता है, पर इतना सब कुछ तो वो सह ही रही थी, थोड़ा और सही। यही सोचते हुए उसने फोन उठाकर कान से लगाया तो दूसरी तरफ छूटते ही एक लड़की की आवाज़ उसके कानों तक पहुंची। कब से फोन कर रही हूँ, उठा क्यों नहीं रहे थे? किसी लड़की की आवाज़ सुन मृणाली को जरा धक्का सा लगा। तभी वो लड़की दोबारा बोली, अच्छा लिसन, अब मुझसे और इंतजार नहीं होता, जल्दी आ जाना, ओके? आई लव यू।
आखिर के शब्द सुनते ही मृणाली के कदम डगमगा गए। कुछ पल के लिए उसका दिमाग सुन्न पड़ गया। तभी उसे बाथरूम खुलने की आवाज आई तो वो फौरन हरकत में आए और उसने फोन जहां की तहां रख अपने बिस्तर पर आ बैठी। अंदर से वो पूरी तरह हिल चुकी थी पर अश्वथ के सामने नॉर्मल दिखने की कोशिश में लग गई। अश्वथ ने बाहर आकर एक नज़र मृणाली को देखा और फिर वार्डरोब में से अपने कपड़े निकालने के लिए आगे बढ़ गया। यहाँ मृणाली के दिमाग में सिर्फ वो 3 लफ्ज गूंज रहे थे, आई लव यू। उसका हाल बयां कर पल मुश्किल था। इधर अश्वथ ने अपने कपड़े पहने और फौरन पूरी तरह से तैयार होते हुए कहीं जाने लगा। तभी अश्वथ, मृणाली की आवाज़ सुन उसके कदम रुक गए। वो मुड़ा और यहाँ मृणाली खड़ी होकर उसके पास आ गई और अगले ही पल उसने कसकर अश्वथ को गले लगा लिया। अपना चेहरा उसके सीने पर टिकाकर आंख बंद करते हुए बोली, कहाँ जा रहे हो? उसका सवाल सुन एक बार फिर अश्वथ का दिमाग घूम गया। उसने झटके से मृणाली को खुद से दूर कर कहा, कितनी बार कहा है मेरी जिंदगी में दखलंदाजी करना बंद करो दो। मैं कहाँ जा सकता रहा हूँ, क्यों जा रहा हूँ, कब लौटूंगा, इन सब सवालों के जवाब देना मैं ज़रूरी नहीं समझता। और रही बात तुम पर हमला होने की, तो अब कोई नहीं आने वाला यहाँ पर। मैंने सब इंतजाम कर दिए हैं, इसलिए चुपचाप सो जाओ जाकर। कहकर वो बिना एक पल गवाए वहां से चला गया। यहाँ उसके जाते ही मृणाली के गालों पर आंसू का कतरा लौट गया और फिर उसने साड़ी के पल्लू में छिपे अपने हाथ को बाहर निकाला जिसमें एक चाबी थी। दरअसल अश्वथ के गले वो इसी वजह से लगी थी ताकि इन चाबियों को पा सके। और शायद तकदीर मेहरबान थी जो हाथ में लग भी गई ये चाबियां और अश्वथ को भनक तक ना हुई। मृणाली टूट रही थी अंदर से। उसे पता था कि वो क्या करने जा रही है और इस चीज का क्या असर पड़ सकता है। हो सकता है रिश्ते बद से बदतर हो जाए और हो ये भी सकता है कि रिश्ते बचे ही ना। पर दिल का एक कोना चीख चीख कर कह रहा था कि अश्वथ उससे कितनी भी नफरत क्यों ना कर ले पर वो धोखा नहीं दे सकता। लेकिन वो क्या था जो उसने फोन पर सुना? अगर वो भ्रम भी है तो ऐसा कैसा भ्रम जो सरेआम कोई दूसरी औरत उनके रिश्ते के बीच दस्तक दे रही है। इस बात की तह तक तो जाना ही था। मृणाली ने अपना दिल मजबूत किया और आंसू पोंछकर फौरन कमरे से बाहर निकल आई। अश्वथ जा चुका था पर मृणाली को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो भला कैसे तह तक पहुंचेगी। उसके पास केवल एक रास्ता था, अश्वथ का पीछा। नीचे पार्किंग में अश्वथ अपने कुछ आदमियों से बात करने में व्यस्त था। उसने ये आदमी मृणाली के लिए लगवाए थे ताकि अगली बार कोई चूक ना हो सके। उसने इस समय सफ़ेद कमीज और एक काले रंग की जीन्स पहनी थी। कमीज की बाहें कोहनी तक मुड़ी थी। वो ज्यादातर इसी गेटअप में रहता था और कपड़े भी रंग बिरंगे कभी नहीं पहने उसने। खैर, उन आदमियों से बात करते करते उसे ना जाने कैसा एहसास हुआ कि वो तुरंत पीछे की ओर मुड़ा। उसे ऐसा लगा मानो कोई है यहाँ, पर शायद वहम था। हो सकता है थोड़ा टाइम लग जाए आने में, पर कोई चूक नहीं होनी चाहिए वरना जानते हो तुम लोग, मैं गलतियां बर्दाश्त नहीं करता। कोई गलती नहीं होगा अश्वथ भाव, आप बेफिक्र जाओ, उनमें से एक आदमी ने कहा तो अश्वथ ने कुछ पल के लिए पार्किंग में नजरें घुमाई और फिर अपनी गाड़ी में बैठकर चला गया। कुछ देर बाद उसकी कार एक आलीशान होटल के आगे आकर रुकी। वो कार से बाहर निकलकर सीधे अंदर गया और तभी सबकी नजरों से बचकर मृणाली कार की डिग्गी से बाहर निकलती है। इतनी देर में उसकी हालत खराब हो चुकी थी। एक तो वैसे भी बीमारी से जूझकर निकली थी, ऊपर से अब ये डिग्गी की घुटन। अपनी साड़ी संभालते हुए वो अश्वथ के पीछे जाने लगी। कभी सोचा भी नहीं था कि उसे अपनी जिंदगी में ये सब भी करना पड़ेगा, वो भी उस शख्स के लिए जिसे एक वक्त पर उसने टूटकर चाहा था। पर ये जिंदगी है, इस कदर मजबूर करती है कि सब करना सिखा देती है। खैर, भीड़ भाड़ ना के बराबर थी इस जगह पर। अश्वथ उस होटल के रूफटॉप पर जाने लगा। मृणाली भी लगातार छिपते छिपाते उसके पीछे थी। ऊपर का नज़ारा काफी खूबसूरत था, वहां कोई नहीं था। बीचों बीच बेहतरीन सजवाट के साथ एक टेबल रखी थी और उससे कुछ दूरी पर पीट करके एक लड़की आसमान की ओर देखने लगी। मृणाली का दिल इस वक्त इस कदर धड़क रहा था जिसे शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता। सिर्फ वही जानती थी कि कैसे अपनी सांसें रोककर वो ये देख रही थी। नहीं चाहती थी वो कि उसे यहाँ कुछ ऐसा दिख जाए जिसके बाद सब तबाह हो जाए। सब पर हुआ वो जिसे देख उसका दिल धक्का रह गया। अश्वथ ने पीछे से जाकर उस लड़की को अपनी बाहों में भर लिया और इतना काफी था मृणाली के दिल के कई टुकड़े करने के लिए। अश्वथ ने धीरे से उस लड़की के कान को चूम लिया और अब जाकर वो लड़की उसकी तरफ मुस्कुराते हुए मुड़ गई। मृणाली ठीक से उसका चेहरा नहीं देख पा रही थी, पर हाँ इतना जरूर दिख गया कि उसने ब्लैक कलर की कोई शॉर्ट ड्रेस पहनी थी और शायद शक्ल से भी खूबसूरत ही थी।
अगले ही पल उसने उचककर अश्वत्थ के होंठों को चूम लिया और इधर मृणाली की आंसू से भरी आंखें फटी रह गईं और तुरंत उसने अपने दोनों हाथ खुद के मुंह पर रख दिए। उसकी आत्मा मर चुकी ये देख, और अब देखना बाकी भी क्या रह गया था। इतना काफी था। अश्वत्थ और वो लड़की कुछ बात करने लगे जिसकी आवाज मृणाली तक ना पहुंची, और अब कुछ भी सुनने का कोई तोड़ नहीं निकलता। जो हकीकत भयानक रूप लेकर उसके सामने आई थी वो पर्याप्त थी मृणाली को पूरी तरह उजाड़ने के लिए। बौखलाते हुए उसने अपने कदम वापस मोड़े और भागते हुए जाने लगी। उसे अब किसी चीज की सुध नहीं थी। दिमाग में बस वो किस गूंज रही थी जिसने बदहवास कर डाला उसे। आंसू झरझर आंखों से बहने लगे और वो दौड़ते हुए लिफ्ट के पास आई। काफी देर तक ये लिफ्ट नहीं खुली तो वो नीचे उतरकर दूसरी लिफ्ट खुलने का इंतजार करने लगी। उसकी सांसें हद से ज्यादा तेज चल रही थीं। पागल सी हुई जा रही थी वो। तभी लिफ्ट खुलती है। उसमें अंदर जाने के लिए जैसे ही उसने अपने कदम आगे बढ़ाए तभी ठिठक कर रह गई। नजारा कैसा लगा मनी? लिफ्ट में अश्वत्थ पेंट की जेब में हाथ डाले खड़ा उसे कड़वी मुस्कुराहट के साथ देख रहा था, जिसे देख मृणाली का खून सूख गया। कि दूसरे ही लम्हे में अश्वत्थ ने झटके से उसका हाथ पकड़ उसे भीतर खींच लिया और लिफ्ट ऑन कर उसने मृणाली को लिफ्ट की दीवार से सटाते हुए उसके होंठों को देख कहा, मेरी नफरत एक तरफ, पर वाकई मनी, इन मीठे लिबों के आगे हर नशा फीका है। कहते ही उसने कसकर मृणाली के होंठों को चूम लिया। 27 इन मीठे लिबों के आगे हर नशा फीका है। अब तक आपने पढ़ा। मृणाली का दिल इस वक्त इस कदर धड़क रहा था जिसे शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता। सिर्फ वही जानती थी कि कैसे अपनी सांसें रोककर वो ये देख रही थी। नहीं चाहती थी वो कि उसे यहाँ कुछ ऐसा दिख जाए जिसके बाद सब तबाह हो जाए। सब पर हुआ वो जिसे देख उसका दिल धक्का रह गया। अश्वत्थ ने पीछे से जाकर उस लड़की को अपनी बाहों में भर लिया और इतना काफी था मृणाली के दिल के कई टुकड़े करने के लिए। अश्वत्थ ने धीरे से उस लड़की के कान को चूम लिया और अब जाकर वो लड़की उसकी तरफ मुस्कुराते हुए मुड़ गई। मृणाली ठीक से उसका चेहरा नहीं देख पा रही थी, पर हाँ इतना जरूर दिख गया कि उसने ब्लैक कलर की कोई शॉर्ट ड्रेस पहनी थी और शायद शक्ल से भी खूबसूरत ही थी। अगले ही पल उसने उचककर अश्वत्थ के होंठों को चूम लिया और इधर मृणाली की आंसू से भरी आंखें फटी रह गईं और तुरंत उसने अपने दोनों हाथ खुद के मुंह पर रख दिए। उसकी आत्मा मर चुकी ये देख, और अब देखना बाकी भी क्या रह गया था। इतना काफी था। अश्वत्थ और वो लड़की कुछ बात करने लगे जिसकी आवाज मृणाली तक ना पहुंची, और अब कुछ भी सुनने का कोई तोड़ नहीं निकलता। जो हकीकत भयानक रूप लेकर उसके सामने आई थी वो पर्याप्त थी मृणाली को पूरी तरह उजाड़ने के लिए। बौखलाते हुए उसने अपने कदम वापस मोड़े और भागते हुए जाने लगी। उसे अब किसी चीज की सुध नहीं थी। दिमाग में बस वो किस गूंज रही थी जिसने बदहवास कर डाला उसे। आंसू झरझर आंखों से बहने लगे और वो दौड़ते हुए लिफ्ट के पास आई। काफी देर तक ये लिफ्ट नहीं खुली तो वो नीचे उतरकर दूसरी लिफ्ट खुलने का इंतजार करने लगी। उसकी सांसें हद से ज्यादा तेज चल रही थीं। पागल सी हुई जा रही थी वो। तभी लिफ्ट खुलती है। उसमें अंदर जाने के लिए जैसे ही उसने अपने कदम आगे बढ़ाए तभी ठिठक कर रह गई। नजारा कैसा लगा मनी? लिफ्ट में अश्वत्थ पेंट की जेब में हाथ डाले खड़ा उसे कड़वी मुस्कुराहट के साथ देख रहा था, जिसे देख मृणाली का खून सूख गया। अब आगे दूसरे ही लम्हे में अश्वत्थ ने झटके से उसका हाथ पकड़ उसे भीतर खींच लिया और लिफ्ट ऑन कर उसने मृणाली को लिफ्ट की दीवार से सटाते हुए उसके होंठों को देख कहा, मेरी नफरत एक तरफ, पर वाकई मनी, इन मीठे लिबों के आगे हर नशा फीका है। कहते ही उसने कसकर मृणाली के होंठों को चूम लिया। अश्वत्थ के होंठों ने बेहद मजबूती से मृणाली के होंठों पर दबाव बना रखा था, तो वहीं मृणाली इस दफा घृणा से भर गई जब अश्वत्थ ने उसके होंठों को चूमा। दिमाग में फिर उसी लड़की की किस गूंजने लगी जिसे याद कर उसने जोर से अश्वत्थ को खुद से दूर धकेला और अगले ही पल जैसे ही उस पर हाथ उठाने को हुई तभी अश्वत्थ ने उसकी कलाई को पकड़ उसकी कमर से लगा दिया और उसे खुद के करीब खींचते हुए बोला, तुम्हारे हाथ पैर और ये दिमाग बहुत चलता है मनी, वो भी गैर जरूरी चीजों पर। अब देखो, टूट गया ना दिल तुम्हारा। अश्वत्थ के जबड़े कसे थे, पर इस बार मृणाली को शांत करना इतना आसान नहीं होने वाला था उसके लिए। उसकी आंखों में आंसू के साथ साथ नफरत दिख रही थी, बेवफाई की नफरत। वो दूसरे हाथ से कसकर अश्वत्थ की कॉलर पकड़ती और उस पर अपना पूरा जोर लगाकर चिल्ला उठी, क्यों किया तुमने ऐसा? क्यों? जब अयाशी किसी और के साथ करनी थी तो मेरी जिंदगी बर्बाद क्यों की? आज तुमने मुझे हर तरह से गलत साबित कर दिया अश्वत्थ। मैं उद्धरण चिन्ह। मृणाली चिल्ला ही रही थी कि तभी अश्वत्थ को एहसास हुआ कि लिफ्ट खुलने वाली है, तो अगले ही पल उसने फिर से मृणाली की पीठ दीवार पर लगा दी और खुद उसके आगे खड़े होकर झटके से होंठों को अपने मुंह में दाब लिया।
अपने दोनों हाथ उसने मृणाली की कलाई पर धंसा दिए और यूं ही उसके होंठों को कैद किए खड़ा रहा। यहाँ लिफ्ट खुलती है, जिसके बाद एक आदमी जैसे ही अंदर आने को हुआ उसी पल उसकी नज़र अपने सामने के नज़ारे पर गई। ऐसे में उसके कदम अपने आप ठिठक गए और वो मुंह बनाते हुए वहां से चला गया। यहाँ उसके जाते ही अश्वथ ने मृणाली के होंठों को आज़ाद किया तो मृणाली एक बार फिर गुस्से में भर उठी, पर कुछ भी कह पाती उससे पहले ही अश्वथ उसे खींचकर बाहर ले जाने लगा। बेबी, मियाँ बीवी का यूं भरी महफिल लड़ना अच्छी बात नहीं, घर चलते हैं, आराम से अपना गुस्सा उतार लेना। अश्वथ, हाथ छोड़ो मेरा, वरना मैं चिल्लाऊंगी। मृणाली पीछे की ओर खिंच रही थी तो अश्वथ ने आव देखा ना ताव और उसे अपनी गोद में उठा कर ले जाने लगा। अश्वथ, शौक से चिल्लाओ, पर चीखने चिल्लाने से पहले एक बार अपनी बहन के बारे में जरूर सोच लेना। मृणाली, सोच लिया, तुम कुछ नहीं करोगे, तुम्हारी बस गीदड़ भापकियां रहती हैं। पर अब मैं तुमसे नहीं डरने वाली, मैं जानती हूँ तुम मुझे डराने धमकाने के अलावा कुछ नहीं कर सकते। अश्वथ, सच में आज जो कुछ हुआ उसके बाद भी तुम्हें ये लगता है कि मैं कुछ नहीं कर सकता? अरे मैं तुम्हें छोड़ सकता हूँ तो कुछ भी कर सकता हूँ। अश्वथ की बात सुन मृणाली टूट चुकी थी। वो झटपटा उठी उससे दूर होने के लिए, पर तब तक अश्वथ उसे पार्किंग में कार के पास ले आया था और उसने जैसे ही मृणाली को नीचे उतारा उसी पल वो फिर से उससे दूर होने की मशक्कत में लग गई। अश्वथ ने एक हाथ से उसका हाथ पकड़ उसे रोके रखा और दूसरे हाथ से किसी को फोन करने लगा। इतने में मृणाली ने कसकर उसके हाथ को काट लिया, जिससे बेशक उसे दर्द जरूर हुआ पर उसने हाथ नहीं छोड़ा। कहाँ है तू, जल्दी पार्किंग में आ, कहकर उसने फोन काटा और अब गुस्से में मृणाली को देख उसे पकड़कर गाड़ी से लगा दिया। वो लगभग उसके ऊपर ही चढ़ गया। उसके जबड़े कस गए जो बेशक उसके बढ़ते क्रोध का सबूत थे। मुझे मजबूर मत करो कि मैं कुछ ऐसा कर जाऊं जिसका पछतावा तुम्हें जिंदगी भर हो। कहते ही उसने मृणाली को धकेलकर बैक सीट पर बिठा दिया और खुद भी आकर उसी के पास बैठ गया। इतने में उसका एक आदमी आया और उसने ड्राइविंग सीट की कमान संभाल ली। अश्वथ समझ चुका था कि इस हालत में वो खुद तो ड्राइव करके मृणाली के साथ कभी नहीं जा पाएगा, इसीलिए उसने अपने एक आदमी को बुलाया और अब वो खुद बैक सीट पर मृणाली को पकड़े बैठा था। यहाँ मृणाली के हाथ पैर रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। ऊपर से उसकी चीख सुन तो ऐसा लग रहा था मानो अभी अश्वथ के कान फट जाएंगे। अब उसके पास कोई चारा नहीं था। उसने आगे बैठे अपने आदमी को देख कहा, नजरें पीछे नहीं आनी चाहिए, कभी नहीं भाव। उस आदमी ने इज्जत से कहा और गाड़ी स्टार्ट कर अपनी आंखें सामने रास्ते पर टिक दी। यहाँ अश्वथ ने अब झटके से मृणाली को कमर से पकड़कर सीट पर लिटा दिया और खुद उसके ऊपर सवार हो गया। मृणाली के चीखते चिल्लाते लब अब उसकी कैद में थे। उसके दोनों होंठों को पकड़ उसने सर के ऊपर कर दिया और तब तक उसके होंठों को खुद में दाबे रखा जब तक मृणाली का मचलना शांत ना हुआ। मृणाली का जोर भी कब तक चलता उसके आगे, कुछ ही पलों में बिखर गई वो। अश्वथ ने जब ये महसूस किया कि अब वो शांत है तो उसने धीरे से उसके होंठों को रिहा किया और उसके लाल पर चुके चेहरे को देखने लगा। मृणाली की इस हालत को देख उसके दिल के किसी कोने में जोर की टीस उठी। तभी मृणाली फूटकर रो पड़ी। अब उसमें जान ही नहीं बची थी। क्यों किया तुमने ऐसा अश्वथ? क्यों? तुमने वाकई मुझे बर्बाद कर डाला अश्वथ। उसे रोते देख अश्वथ उस पर से उठा और फौरन उसने मृणाली को अपनी गोद में बिठाकर उसका सिर अपने सीने पर टिका लिया। यहाँ मृणाली भी अब लड़ने की शक्ति खो चुकी थी। उसके दिमाग में बस वो अश्वथ के साथ बिताए खूबसूरत पल बीत रहे थे जो आज पूरी तरह टूट चुके थे। हार चुकी थी वो। अपनी मोहब्बत को अपनी आंखों के सामने बेआबरू होते हुए देखा था उसने। वो बेजान सी उसकी बाहों में सिसकती रही। कुछ समय बाद अश्वथ घर पहुंचा। ना जाने कब मृणाली रोते रोते ही उसकी गोद में सो गई। अश्वथ ने अपने सीने पर टिके उसके मुरझाए चेहरे को देखा और फिर आहिस्ता से उसे बाहों में उठाकर ऊपर ले जाने लगा। कमरे में आकर उसने मृणाली को आराम से बिस्तर पर लिटा दिया और कुछ पलों तक उसका चेहरा देखने के बाद गेट लॉककर बाहर आ गया। थोड़ी देर बाद, ये सब क्यों कर रहा है तू? उसे इतनी तकलीफ देकर क्या तू खुश है अश्वथ? साहू बुरी तरह से अश्वथ पर चिल्ला रहा था। वो दोनों इस वक्त अश्वथ के ही अपार्टमेंट की छत पर थे और अश्वथ रेलिंग के पास खड़ा होंठों में सिगरेट दबाए पूरे शहर को देख रहा था। साहू उसके पास आ खड़ा हुआ और उसकी ओर देखते हुए बोला, मैं तुझे समझ नहीं पा रहा हूँ अश्वथ। तू उसे तकलीफ देना भी चाहता है और उसे तकलीफ में देख भी नहीं सकता। आखिर ये कैसी नफरत है तेरी? मैं जानता हूँ आंसू उसके जरूर होते हैं पर दर्द तुझे होता है। बावजूद इसके ना तू खुद चैन से जी रहा है ना उसे जीने दे रहा। आखिर चाहता क्या है तू? मनी, आखिरकार अश्वथ ने जवाब दिया जिसका चेहरा अब भी जगमगाते शहर की तरफ था।
साहू गौर से उसे देखने लगा। बहुत चाहता हूँ मैं उसे, बहुत। मेरी चाहत इस नफरत पर भारी पड़ रही है साहू, और मैं ऐसा कभी नहीं होने दे सकता, कहकर अश्वथ ने अब अपनी नज़र साहू की तरफ घुमाई। अश्वथ, इतना कुछ हो चुका है, बावजूद इसके वो मेरे प्यार में पड़ी है और उम्मीद करती है कि मैं भी बदले में सब कुछ भुलाकर उसे अपना लूं, और मैं उसे अपना लेता साहू अगर उसका यही बर्ताव रहता तो। इसलिए आज जो कुछ हुआ वो जरूरी था। साहू, मैं जानता था कि कुछ तो है जो तूने मुझसे छिपाया, वरना इतनी आसानी से मरनाली घर के बाहर भी आ जाए और तेरा पीछा करके होटल तक पहुंच जाए ये तो मुमकिन था ही नहीं। सच तो ये है, तूने खुद ही जाल बिछाया था अपने खिलाफ, इसलिए तूने वो लड़की वाला नाटक करके जानबूझकर मरनाली के मन में अपने लिए नफरत डाल दी। अश्वथ, हाँ, उसकी नफरत बर्दाश्त है मुझे, पर प्यार नहीं। साहू ने अब अश्वथ के कंधे को पकड़ उसकी आंखों में देखते हुए कहा, सच सच बता अश्वथ, क्या तू सच में उससे नफरत करता है? साहू के इस जवाब पर अश्वथ खामोश रह गया। कोई जवाब नहीं था उसके पास, पर इससे पहले उनकी कोई भी बात आगे बढ़ती तभी अश्वथ का फोन बज उठा। उसने फोन उठाया। भाभी ने दरवाजा बंद कर लिया है अंदर से और खोलने का नाम ही नहीं ले रही हैं। उसकी बात सुन अश्वथ तुरंत नीचे की ओर दौड़ पड़ा। साहू भी उसके पीछे भागा। नीचे आकर अश्वथ ने फौरन लॉक खोला। दरवाजा खुलते ही उसकी नज़र सामने खड़ी मरनाली पर गई। शरीर एकदम ढीला था और उसकी लाल शिफॉन साड़ी का पल्लू ओपन हो चुका था। वो बस बिना किसी भाव के अपने सामने खड़े अश्वथ को देखे जा रही थी। वहीं अश्वथ, जिसकी जान हलक में अटक गई थी कि कहीं मरनाली खुद को कुछ नुकसान न पहुंचा ले, उसकी अचानक से नज़र मरनाली के बाएं हाथ पर गई जिसमें दारू की बोतल पकड़ी थी कि तभी अचानक से मरनाली ने वो बोतल फेंककर अश्वथ के ऊपर दे मारी। वो तो अच्छा हुआ कि वो समय रहते नीचे झुक गया और बोतल जमीन पर गिरकर चकनाचूर हो गई। उसकी इस हरकत पर अश्वथ की हैरानी का ठिकाना ना रहा। बोतल खाली थी, मतलब साफ था। मरनाली पूरी तरह गटक चुकी है शराब। 28 प्लीज लव मी अश्वथ, इंटीमेट मोमेंट्स। अब तक आपने पढ़ा। साहू और अश्वथ दोनों इस वक्त अश्वथ के ही अपार्टमेंट की छत पर थे और अश्वथ रेलिंग के पास खड़ा होंठों में सिगरेट दबाए पूरे शहर को देख रहा था। साहू उसके पास आ खड़ा हुआ और उसकी ओर देखते हुए बोला, मैं तुझे समझ नहीं पा रहा हूँ अश्वथ। तू उसे तकलीफ देना भी चाहता है और उसे तकलीफ में मैं देख भी नहीं सकता। आखिर ये कैसी नफरत है तेरी? मैं जानता हूँ आंसू उसके जरूर होते हैं, पर दर्द तुझे होता है। बावजूद इसके ना तू खुद चैन से जी रहा है ना उसे जीने दे रहा। आखिर चाहता क्या है तू? मनी, आखिरकार अश्वथ ने जवाब दिया, जिसका चेहरा अब भी जगमगाते शहर की तरफ था। साहू गौर से उसे देखने लगा। बहुत चाहता हूँ मैं उसे, बहुत। मेरी चाहत इस नफरत पर भारी पड़ रही है साहू, और मैं ऐसा कभी नहीं होने दे सकता, कहकर अश्वथ ने अब अपनी नज़र साहू की तरफ घुमाई। अश्वथ, इतना कुछ हो चुका है, बावजूद इसके वो मेरे प्यार में पड़ी है और उम्मीद करती है कि मैं भी बदले में सब कुछ भुलाकर उसे अपना लूं, और मैं उसे अपना लेता साहू अगर उसका यही बर्ताव रहता तो। इसलिए आज जो कुछ हुआ वो जरूरी था। साहू, मैं जानता था कि कुछ तो है जो तूने मुझसे छिपाया, वरना इतनी आसानी से मरनाली घर के बाहर भी आ जाए और तेरा पीछा करके होटल तक पहुंच जाए ये तो मुमकिन था ही नहीं। सच तो ये है, तूने खुद ही जाल बिछाया था अपने खिलाफ, इसलिए तूने वो लड़की वाला नाटक करके जानबूझकर मरनाली के मन में अपने लिए नफरत डाल दी। अश्वथ, हाँ, उसकी नफरत बर्दाश्त है मुझे, पर प्यार नहीं। साहू ने अब अश्वथ के कंधे को पकड़ उसकी आंखों में देखते हुए कहा, सच सच बता अश्वथ, क्या तू सच में उससे नफरत करता है? साहू के इस जवाब पर अश्वथ खामोश रह गया। कोई जवाब नहीं था उसके पास, पर इससे पहले उनकी कोई भी बात आगे बढ़ती तभी अश्वथ का फोन बज उठा। उसने फोन उठाया। भाभी ने दरवाजा बंद कर लिया है अंदर से और खोलने का नाम ही नहीं ले रही हैं। उसकी बात सुन अश्वथ तुरंत नीचे की ओर दौड़ पड़ा। साहू भी उसके पीछे भागा। नीचे आकर अश्वथ ने फौरन लॉक खोला। दरवाजा खुलते ही उसकी नज़र सामने खड़ी मरनाली पर गई। शरीर एकदम ढीला था और उसकी लाल शिफॉन साड़ी का पल्लू ओपन हो चुका था। वो बस बिना किसी भाव के अपने सामने खड़े अश्वथ को देखे जा रही थी। वहीं अश्वथ, जिसकी जान हलक में अटक गई थी कि कहीं मरनाली खुद को कुछ नुकसान ना पहुंचा ले, उसकी अचानक से नज़र मरनाली के बाएं हाथ पर गई जिसमें दारू की बोतल पकड़ी थी। अब आगे अचानक से मरनाली ने वो बोतल फेंककर अश्वथ के ऊपर दे मारी। वो तो अच्छा हुआ कि वो समय रहते नीचे झुक गया और बोतल जमीन पर गिरकर चकनाचूर हो गई। बोतल खाली थी, मतलब साफ था। मरनाली पूरी तरह गटक चुकी है शराब।
उसकी इस हरकत पर अश्वथ की हैरानी का ठिकाना ना रहा। वो मृणाली पर चिल्लाते हुए बोला, ये क्या हाल बना लिया है तुमने अपना? और शराब क्यों पी? यहाँ अश्वथ चिल्ला रहा था और वहाँ मृणाली को मानो कोई फर्क ही ना पड़ा। वो अचानक से पागलों की तरह हंस पड़ी और फिर बल खाते हुए अश्वथ के करीब आ खड़ी हुई। उसने अश्वथ के गले में अपनी बाहें डाल दी और मदहोशी से मुस्कुराते हुए बोली, कहाँ रह गए थे आशु? मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रही थी। अपनी नई नवेली बीवी को इतना इंतजार कराना अच्छी बात नहीं। उसकी आवाज से ही साफ झलक रहा था कि इस वक्त वो नशे में पूरी तरह टल्ली हो गई है। आशु, साहू धीरे से बोला और हंस पड़ा। उसके साथ साथ बाकी साथियों की भी हंसी छूट गई। अश्वथ ने उन्हें एक आंख दिखाई तो सब अपने मुंह दाबकर खड़े हो गए। इधर मृणाली ने अपने हाथों से अश्वथ का चेहरा पकड़कर अपनी तरफ घुमाया। उफो, सामने इतनी खूबसूरत बीवी खड़ी है और तुम हो कि गैर मर्दों को घूर रहे हो। जरा मेरे हुस्न पर नजर डालो। ऊप्स, सॉरी, वो तो तुम पहले ही डाल चुके हो, पर आज तक तारीफ में 2 शब्द नहीं कहे तुमने। चलो तारीफ करो मेरे हुस्न की। अश्वथ पागल हुआ जा रहा था उसकी बातें सुनकर, तो वहीं मृणाली पूरी तरह बेवली हो गई थी। होती भी क्यों ना, आखिर पूरी बोतल जो एक बार में उड़ेल चुकी थी। क्या हुआ, खामोश क्यों हो? कुछ बोलते क्यों नहीं अब? तुम तो कहते थे ना कि मनी तुम्हारे सीने पर मौजूद वो तिल मुझे पागल कर देता है, तो अब इससे आगे वो कुछ भी कहती कि तभी अश्वथ ने उसके मुंह पर हाथ रख दिया। उसने अब साहू और अपने आदमियों पर नजर डाली तो सबके सब पल भर में गायब हो गए। उनके जाते ही अश्वथ ने दरवाजा लॉक किया और मृणाली को खींचते हुए अंदर कमरे में ले गया। रूम में आते ही उसने बाथरूम की ओर रुख किया और मृणाली को सीधे शावर के नीचे जा खड़ा किया। शावर से गिरती ठंडी बूंदों ने जैसे ही मृणाली के बदन को भिगोया, वो झटपटा उठी। अभी तुम्हारा सारा नशा उतर जाएगा। अश्वथ जबरन उसे शावर के नीचे खड़ा करे रहा, पर शायद आज इतना आसान नहीं होने वाला था उसे रोकना, क्योंकि नशे में वो बेलगाम हो चुकी थी। उसे कोई फर्क नहीं पड़ता था अश्वथ के गुस्से या नफरत से, वो तो बस अपने नशे की दुनिया में सवार थी कि अगले ही झटके की उसने कॉलर से पकड़कर अश्वथ को शावर के नीचे खींच लिया। दोनों के बदन एक दूसरे से चिपक चुके थे और भींगते हुए अश्वथ के होंठों को मृणाली ने अपने थरथराते लबों से चूम लिया। वो इतनी गहराई से उसे चूमने लगी मानो पूरी तरह से अश्वथ को खा जाएगी। वहीं अश्वथ जो खुद तड़पता था उसके करीब जाने के लिए, पर आज उससे खुद को दूर करने लगा, जिसकी असली वजह मृणाली का नशा थी। वो जानता था कि इस वक्त अगर वो होश में होती तो कभी ये सब ना करती, लेकिन मृणाली तो किसी गोंद की तरह चिपक चुकी थी उससे। अश्वथ ने एक बार फिर उसे खुद से दूर धकेलाती मृणाली ने फिर से उसकी शर्ट को कसकर अपनी मुट्ठी में भर लिया और अपना चेहरा उसके चेहरे के बेहद नजदीक ले जाकर धीरे से बोली, प्लीज मुझसे दूर मत जाओ अश्वथ। आई लव यू, प्लीज लव मी अश्वथ, प्लीज। ना जाने कैसा नशा था उसकी आवाज में जो अश्वथ खुद पल भर के लिए पिघल गया। तुम पछताने वाली हो मनी, वो धीरे से उसके चेहरे को थामकर बोला। फर्क नहीं पड़ता मुझे, इस वक्त मुझे बस तुम चाहिए, पूरे के पूरे। मृणाली का इतना कहना भर था कि अश्वथ ने अगले ही पल उसे जोर दीवार से सटाकर उसके होंठों को अपने मुंह में भर लिया। उसका एक हाथ मृणाली की कमर पर था और दूसरा गर्दन पर, तो वही नशे में ही सही, पर मृणाली उसका पूरी तरह से साथ दे रही थी। उसके हाथ तेजी से अश्वथ के बालों और पीठ पर चल रहे थे। दोनों डूब चुके थे एक दूजे में। मृणाली को किस करते हुए अश्वथ ने एक हाथ से उसकी साड़ी की प्लेट्स निकाल दी और दूसरे हाथ को पीछे से कमर के नीचे ले जाकर सहलाने लगा। तो वही मृणाली भी इस बार पूरी तरह से इन्वॉल्व थी। दोनों के होंठ अब भी आपस में जुड़े थे और यहाँ मृणाली अपने हाथ से जल्दी जल्दी अश्वथ की शर्ट के बटन खोलने लगी और दूसरे ही लम्हे में फाड़कर उसने वो शर्ट अश्वथ के शरीर से अलग कर डाली। अश्वथ कुछ पल के लिए रुका और मृणाली का लाल चेहरा देखने लगा, जो इस वक्त तेजी से सांसें ले रही थी। उसने तुरंत उसकी साड़ी बदन से अलग कर फेंकी और एक बार फिर किस करते हुए मृणाली के दोनों पैर अपनी कमर के इर्द गिर्द लपेट लिए। वो दोनों एक दूजे से इस कदर लिपटे थे कि हवा तक जाने का रास्ता उनके दरमियान ना बचा। अश्वथ यूं उसे कमर से उठाए कमरे में ले जाने लगा और बेड के पास आकर मृणाली को लेकर उसके ऊपर जा गिरा। और ये किस थी जो टूटने का नाम ही नहीं रही थी। एक लंबी और दम घुटा देने वाली किस के बाद अश्वथ उससे अलग हुआ और बेड से खड़ा होकर गौर से मृणाली को निहारने लगा। वो इस समय केवल एक पेटीकोट और ब्लाउज में बिस्तर पर उसके सामने लेटी थी, आंखें बंद और सांसें तेज थीं। उसे यूं ही निहारते हुए अश्वथ का हाथ अपनी बेल्ट पर गया, जिसे वो एकटक मृणाली को देखते हुए निकालने लगा। बेल्ट निकालकर उसने जमीन पर फेंक दी और अब मृणाली के करीब बैठकर नीचे से उसके पैरों को अपने हाथ से सहलाने लगा।
पैर सहलाते हुए उसके हाथ ऊपर की ओर जाने लगे, जिसके साथ साथ वो पेटीकोट भी ऊपर खिसकता जा रहा था और यहाँ मृणाली के दूधिया खूबसूरत पैर उसकी नजरों के सामने आते जा रहे थे। जांघों पर आकर उसने अपने हाथ रोक लिया और एक बार फिर मृणाली के ऊपर झुकते हुए धीरे से उसकी नाभि को चूम लिया। मृणाली सिसक उठी, उसने कसकर शीट को अपनी मुट्ठी में भर लिया और मजबूती से आंखें भींच लीं। अश्वथ मृणाली के पेट को चूमते हुए ऊपर की ओर बढ़ने लगा, उसके सीने पर आकर अपने दांत से ब्लाउज के हुक को खोलने लगा। जैसे जैसे वो हर एक हुक खोल रहा था वैसे वैसे मृणाली मचलती जा रही थी और आखिरकार अश्वथ ने उसके ब्लाउज को खोल खींचकर उसके सीने से अलग कर फेंका। मृणाली ने धीरे से अपनी मदहोशी में डूबी आंखें खोली और अपने हाथ अश्वथ की कमर के इर्द गिर्द लपेट दिए। अश्वथ उसके चेहरे को जरा और नजदीक झुका और अब फिर से दोनों के तड़पते होंठ आपस में जुड़े थे। इतना तो तय हो चुका था कि मोहब्बत दोनों तरफ बरकरार है, पर नफरत की ऐसी बड़ी ही धूल जम चुकी थी इसके ऊपर, जिसका हटना अब बेहद जरूरी हो चुका था। कुछ पल के लिए अश्वथ भी सब भूल उसमें खो चुका था। मृणाली के गले को चूमते हुए अश्वथ ने उसकी ब्रा भी निकाल फेंकी। इसी के साथ उसके सीने पर मौजूद वो तिल अश्वथ के सामने आ गया, जिसे देख उसके दिमाग में कुछ देर पहले कहे मृणाली के शब्द गूंज उठे। वो हल्का सा मुस्कुराकर उसके कानों के करीब झुककर बोला, वाकई मनी, पागल कर देता है मुझे तेरा ये तिल। ये कहते ही उसने कसकर उसके तिल को चूम लिया। मृणाली का नग्न सीना उसकी आंखों के सामने था, जिसे चूमते हुए वो अपने होंठ उसके पेट तक ले जाने लगा तो मृणाली ने कसकर उसके बालों को अपनी मुट्ठी में भर लिया। वो अब खुद पहल करती हुई अश्वथ के ऊपर ऊपर लेटी और तेजी उसके होंठों को चूमते हुए बोली, मैं तुमसे कितनी भी नफरत कर लूं, पर हकीकत तो ये है कि मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। तुम्हारी मनी सिर्फ तुम्हारी है, मैं नहीं देख सकती तुम्हें किसी और के साथ। तुम पर सिर्फ मेरा हक है अश्वथ, सिर्फ मेरा, और मैं अपना ये हक किसी को नहीं दूंगी। आंखों से आंसू बहने लगे थे। उसने धीरे से अपना सिर अश्वथ के सीने पर रख लिया और उसके खुले सीने को अपने होंठों से चूमकर बोली, आई लव यू अश्वथ, आई लव यू। 29 आई डोंट गिव अ फक। अब तक आपने पढ़ा। अश्वथ की किस पर मृणाली सिसक उठी। उसने कसकर शीट को अपनी मुट्ठी में भर लिया और मजबूती से आंखें भींच लीं। अश्वथ मृणाली के पेट को चूमते हुए ऊपर की ओर बढ़ने लगा, उसके सीने पर आकर अपने दांत से ब्लाउज के हुक को खोलने लगा। जैसे जैसे वो हर एक हुक खोल रहा था वैसे वैसे मृणाली मचलती जा रही थी और आखिरकार अश्वथ ने उसके ब्लाउज को खोल खींचकर उसके सीने से अलग कर फेंका। मृणाली ने धीरे से अपनी मदहोशी में डूबी आंखें खोली और अपने हाथ अश्वथ की कमर के इर्द गिर्द लपेट दिए। अश्वथ उसके चेहरे को जरा और नजदीक झुका और अब फिर से दोनों के तड़पते होंठ आपस में जुड़े थे। इतना तो तय हो चुका था कि मोहब्बत दोनों तरफ बरकरार है, पर नफरत की ऐसी बड़ी ही धूल जम चुकी थी इसके ऊपर, जिसका हटना अब बेहद जरूरी हो चुका था। कुछ पल के लिए अश्वथ भी सब भूल उसमें खो चुका था। मृणाली के गले को चूमते हुए अश्वथ ने उसकी ब्रा भी निकाल फेंकी। इसी के साथ उसके सीने पर मौजूद वो तिल अश्वथ के सामने आ गया, जिसे देख उसके दिमाग में कुछ देर पहले कहे मृणाली के शब्द गूंज उठे। वो हल्का सा मुस्कुराकर उसके कानों के करीब झुककर बोला, वाकई मनी, पागल कर देता है मुझे तेरा ये तिल। ये कहते ही उसने कसकर उसके तिल को चूम लिया। मृणाली का नग्न सीना उसकी आंखों के सामने था, जिसे चूमते हुए वो अपने होंठ उसके पेट तक ले जाने लगा तो मृणाली ने कसकर उसके बालों को अपनी मुट्ठी में भर लिया। वो अब खुद पहल करती हुई अश्वथ के ऊपर ऊपर आ लेटी और तेजी उसके होंठों को चूमते हुए बोली, मैं तुमसे कितनी भी नफरत कर लूं, पर हकीकत तो ये है कि मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। तुम्हारी मनी सिर्फ तुम्हारी है, मैं नहीं देख सकती तुम्हें किसी और के साथ। तुम पर सिर्फ मेरा हक है अश्वथ, सिर्फ मेरा, और मैं अपना ये हक किसी को नहीं दूंगी। आंखों से आंसू बहने लगे थे। उसने धीरे से अपना सिर अश्वथ के सीने पर रख लिया और उसके खुले सीने को अपने होंठों से चूमकर बोली, आई लव यू अश्वथ, आई लव यू। अब आगे। अगली सुबह मृणाली की भारी पलकें धीरे से खुलती हैं। वो अपना सर पकड़कर बिस्तर पर उठ बैठी और कुछ देर तक यूं ही आंख बंद किए अपने सर को सहलाती रही। दिमाग दर्द के मारे फटा जा रहा था। तभी उसे कुछ महसूस हुआ तो उसने धीरे से अपनी आंखें खोली। वहां अश्वथ शर्टलेस एक ग्लास लिए उसके सामने खड़ा था। उस ग्लास में नींबू पानी था, जिसे मृणाली की ओर बाँकर उसने कहा, क्या हुआ, ज्यादा पी ली थी ना कल, अब सर दर्द हो रहा है, पियो इसे। मृणाली पहले कुछ देर तक असमंजस में बैठी रही। उसने पहले अश्वथ के एक्सप्रेशनलेस चेहरे को देखा और फिर ग्लास को, और फिर धीरे धीरे कल रात हुआ सारा वाकया उसे याद आने लगा।
अश्वथ का पीछा करना, उसे एक लड़की के साथ देखना, आपस में झगड़ना और रो रो कर कार में ही सो जाना। पर जब उसकी आंख खुली तो उसने खुद को वापस कमरे में पाया। अश्वथ के दिए धोखे को याद कर वो पागल सी हुई जा रही थी। तभी उसे कुछ याद आया और वो किचन की तरफ भागी। फ्रिज खोला तो उसमें कुछ ब्रांडेड दारू की बोतल्स रखी थी। सुना है कि दारू के असर से दिल का दर्द हल्का हो जाता है। यही सोचते हुए उसने वो पूरी बोतल पी डाली और उसके बाद क्या हुआ क्या नहीं, उसे कुछ याद नहीं। तभी अश्वथ ने उसके सामने एक चुटकी बजाई तो वो अपने ख्यालों से बाहर निकली और अब नफरत से अश्वथ को घूरने लगी। उसकी नफरत भरी नजरें देख अश्वथ मुस्कुरा उठा और उसके करीब बैठकर बोला, नशे में हम साथ साथ हैं और नशा उतरते ही हम आपके हैं कौन? नॉट फेयर मनी। मरनाली उसकी बात नहीं समझ पाई तो अश्वथ ने अब हौले से उसके बिखरे बालों को कान के पीछे किया और उसकी आंखों में देखते हुए कहा, कल रात कुछ अधूरा रह गया था, अब उसे पूरा कर लें। कहते ही अश्वथ की नज़र उसकी गर्दन से फिसलकर नीचे की ओर गई और उसकी नज़रों का पीछा कर जब मरनाली ने खुद को देखा तो अश्वथ को तुरंत खुद से दूर झटककर खुद को ब्लैंकेट में छिपाकर बैठ गई। उसने इस वक्त सिर्फ एक शर्ट पहनी थी जो कि बेशक अश्वथ की थी। ये देख उसका दिल जोरों से धड़कने लगा। अब उसे अश्वथ की एक एक बात समझ आ रही थी। क्या किया तुमने कल रात मेरे साथ? मैंने? अश्वथ हैरान हो उठा। ये सवाल तो मेरा होना चाहिए कि तुमने नशे में मेरे साथ क्या क्या किया। अश्वथ प्लीज सच सच बता दो, कल रात क्या हुआ? मरनाली के आंसू चलने लगे जिन्हें देख अश्वथ साफ समझ चुका था कि कल रात उसका मरनाली के करीब ना जाने का फैसला सही था। वो जानता था कि उनके रिश्ते आपस में इतनी बुरी तरह उलझ चुके थे कि मरनाली होश में रहते तो कभी उसे खुद को छूने ना देती। इसलिए इतनी मदहोशी भरे हालातों में भी उसने कल रात खुद को रोक लिया और मरनाली को जैसे तैसे संभाल कर सुला दिया। उसने एक बार फिर वो ग्लास मरनाली के सामने बाकर कहा, पहले इसे पियो। पर मरनाली ने अपने हाथों से वो ग्लास धकेल दिया जिस कारण वो जमीन पर टूटकर बिखर गया। वो अश्वथ पर चिल्ला उठी, मुझे जवाब चाहिए अश्वथ। कल रात क्या हुआ हमारे बीच? अगर कुछ हुआ भी होगा तो क्या फर्क पड़ता है, हम बीवी हो तुम मेरी। अश्वथ की आवाज भी तेज हो गई। बीवी माय फुट, नहीं मानती मैं ऐसे रिश्ते को जिसमें सिर्फ धोखा और बेवफाई है। अरे अगर उस लड़की के इतने ही करीब थे तो शादी भी उसी से कर लेते। मेरा तो सिर्फ जिस्म चाहिए था तुम्हें, वो तो मजबूरन मुझे रखेल बनाकर भी पा लेते। मरनाली का इतना कहना भर था कि तभी अश्वथ का एक जोरदार तमाचा उसके गालों पर आ पड़ा। अश्वथ ने जोर से उसके गालों को अपने हाथ में भर कहा, यू नो वॉट मनी, मैं तुम्हें किसी भी तरह की सफाई देना जरूरी नहीं समझता। तुम्हें जो सोचना है सोचो, आई डोंट गिव अ फक। अश्वथ ने झटके से उसे छोड़ दिया और तुरंत कमरे से बाहर चला गया। यहाँ मरनाली पूरी तरह बिखर चुकी थी। अश्वथ की नफरत तो उसने बर्दाश्त कर ली पर उसका धोखा ना सह पाई। अंडस्को शाम के ना जाने किस समय हॉल का दरवाजा खुलता है। एक शख्स अंदर आया जिसके हाथ में कुछ खाने का सामान था और वो पूरे घर में नजर दौड़ाकर मरनाली को ढूंढने लगा तो वो उसे बालकनी के पास बैठी मिली। उसने नीले रंग की साड़ी पहनी थी, या ये कहो बस लपेटी ही थी, क्योंकि न तो ठीक से प्लेट्स पड़ी थी और न ही उसने किसी तरह का श्रृंगार किया था। मरनाली। उस शख्स की आवाज सुन मरनाली ने पीछे मुड़कर देखा तो वहां साहू खड़ा था। साहू को यहाँ देख वो जरा हैरान हुई पर फिर उसने कुछ नहीं कहा और दोबारा अपनी गर्दन घुमाकर बैठ गई। उसकी दर्द से भरी सूरत देख साहू को अपने भीतर कुछ टूटता सा महसूस हुआ। खैर, उसने खाने का सामान टेबल पर रख कहा, अश्वथ ने तुम्हारे लिए खाना भिजवाया है, आ जाओ। सुबह से कुछ खाया नहीं होगा ना तुमने? मरनाली ने कोई हरकत नहीं की। साहू उसकी मनोदशा समझ सकता था। वो मरनाली के पास जाकर बोला, उठो मरनाली, ज्यादा देर तक भूखा रहना सही नहीं। मरनाली ने फिर से कोई जवाब ना दिया तो इस बार साहू ने जैसे ही उसे छूने के लिए हाथ आगे बढ़ाया उसी पर मरनाली ने तुरंत अपने हाथ से इशारा कर उसे रोक दिया। उसकी आंखें गुस्से में धधक रही थीं। ये सब ढोंग मेरे सामने करने की कोई जरूरत नहीं है, चले जाओ यहाँ से, वो बेरुखी के साथ बोली। चला जाऊंगा, पर कुछ कहने के बाद, लेकिन उससे पहले तुम्हें खाना खाना होगा, साहू ने आराम से कहा। मरनाली के होंठों पर कड़वी मुस्कान तैर गई। क्या कहना है? फिर से तरफदारी करनी अश्वथ की। अब मरनाली खड़ी होकर उसकी आंखों में घूरने लगी। साहू, तुम्हें तरफदारी लग सकती है, पर मेरी तरफ से इस बार मैं वो कहूंगा जो हकीकत है, जिसे तुमसे छिपाया जा रहा है। मरनाली, मुझे कुछ नहीं सुनना। तुम प्लीज चले जाओ यहाँ से, अब और झूठ बर्दाश्त नहीं होता मुझसे। साहू, झूठ नहीं मरनाली,
बल्कि इस बार तो सच बोलूंगा, वो सच जिसे अश्वत्थ तुमसे छिपा रहा है। मरनाली अब शांत हो गई और हैरानी से साहू को देखने लगी तो साहू अब बालकनी के पार शहर पर नजरें डालते हुए बोला, अश्वत्थ तुम्हें धोखा नहीं दे रहा है मरनाली। उसके इस एक वाक्य को सुन मरनाली जड़ रह गई। साहू, मैं जानता हूं कि ये सब तुम्हें बताकर कहीं ना कहीं मैं अश्वत्थ के साथ छल कर रहा हूं, पर यह भी जानता हूं कि अब अगर मैं खामोश रह गया तो सब बर्बाद कर डालोगे तुम दोनों, हम दोनों। मरनाली हैरत से उसे देखने लगी। मरनाली, मैंने बहुत कोशिश की इस रिश्ते को बचाने की, पर अब नहीं। एक औरत सब बर्दाश्त कर सकती है पर अपने पति को किसी दूसरी औरत की बाहों में कभी बर्दाश्त नहीं पाएगी। मैंने अपनी आंखों से देखा है अश्वत्थ को किसी गैर के साथ। उसके आंसू निकल पड़े। कई बार आंखों देखा और कानों सुना भी झूठ निकल जाता है मरनाली। एक बार खुद सोचो, इतनी आसानी से तुम उसका पीछा कर होटल पहुंच जाती हो और अश्वत्थ को पता तक नहीं चल पाया। उस अश्वत्थ को जिसे तुम्हारी सांसों तक की खबर रहती है। साहू की बात सुन मरनाली का दिल भारी होने लगा। मरनाली, मतलब क्या है तुम्हारा? साहू, यही कि अश्वत्थ ने कल रात जो कुछ भी किया वो जानबूझकर किया। वो खुद चाहता है कि तुम उससे नफरत करो। मरनाली अब पागल हुई जा रही थी इन बातों को सुन। नहीं, झूठ कहते हो तुम। एक बार अपनी नफरत को परे रख उसके दिल में उतर कर देखो मरनाली। झूठ क्या है और सच क्या है इस बात का अंदाजा तुम्हें खुद लग जाएगा। साहू ने कहा तो इस बार मरनाली निशब्द रह गई। साहू, बस इतना कहूंगा, तुम दोनों के बीच कितने भी बदतर हालात क्यों ना हो गए हों, लेकिन जब से तुम उसकी जिंदगी में आए हो तब से कोई दूसरी औरत उसे रास ना आई। वो सिर्फ तुम्हारा है, सिर्फ तुम्हारा। मरनाली की आंखों से आंसू का कतरा बह गया। बयां नहीं किया जा सकता कि उसका दिल इस समय कितना हल्का महसूस कर रहा था। साहू के कहे वो शब्द लगातार उसके कानों में गूंज रहे थे। नफरत को परे रख उसके दिल में उतरकर देखो मरनाली, वो सिर्फ तुम्हारा है, सिर्फ तुम्हारा। उसका दिल खुशी से भर उठा था, मानो यही सुनने के लिए बेकरार हो वो। और सच भी था। वो मानना नहीं चाहती थी कि अश्वत्थ ने उसे धोखा दिया, पर बार बार उस लड़की का उसके करीब होना उसे पागल किए जा रहा था। खैर, साहू ने अब प्यार से कहा, अब तुम्हें मौका मिला है इस रिश्ते को बचाने का मरनाली। बचा लेना, चलता हूँ। साहू वहां से चला गया और यहाँ मरनाली की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। वो रो जरूर रही थी पर इस बार इन आंसुओं में दर्द और तकलीफ नहीं बल्कि मोहब्बत थी। उसके अश्वत्थ के लिए। इस दफा उसने ठान लिया था कि वो इतनी आसानी से हार नहीं मानेंगी। अश्वत्थ को अपना बनाने के लिए उसे अब जो करना पड़ेगा वो करेगी। हर हद तक जाएगी उसकी मोहब्बत पाने के लिए, और पाकर रहेगी। अनटाइटल्ड चैप्टर अब तक आपने पढ़ा। मरनाली की आंखों से आंसू का कतरा बह गया। बयां नहीं किया जा सकता कि उसका दिल इस समय कितना हल्का महसूस कर रहा था। साहू के कहे वो शब्द लगातार उसके कानों में गूंज रहे थे। नफरत को परे रख उसके दिल में उतरकर देखो मरनाली, वो सिर्फ तुम्हारा है, सिर्फ तुम्हारा। उसका दिल खुशी से भर उठा था, मानो यही सुनने के लिए बेकरार हो वो। और सच भी था। वो मानना नहीं चाहती थी कि अश्वत्थ ने उसे धोखा दिया, पर बार बार उस लड़की का उसके करीब होना उसे पागल किए जा रहा था। खैर, साहू ने अब प्यार से कहा, अब तुम्हें मौका मिला है इस रिश्ते को बचाने का मरनाली। बचा लेना, चलता हूँ। साहू वहां से चला गया और यहाँ मरनाली की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। वो रो जरूर रही थी पर इस बार इन आंसुओं में दर्द और तकलीफ नहीं बल्कि मोहब्बत थी। उसके अश्वत्थ के लिए। इस दफा उसने ठान लिया था कि वो इतनी आसानी से हार नहीं मानेंगी। अश्वत्थ को अपना बनाने के लिए उसे अब जो करना पड़ेगा वो करेगी। हर हद तक जाएगी उसकी मोहब्बत पाने के लिए, और पाकर रहेगी। अब आगे। रात गहरा गई थी। तकरीबन 1:30 बजे अश्वत्थ का घर आना हुआ। वो जैसे ही दरवाजा खोल अंदर आया तो उसने पूरे हॉल में अंधेरा पाया। इस अंधेरे को देख ना जाने क्यों उसका मन घबरा उठा तो उसने तुरंत जाकर स्विच खोले और लाइट जलते ही पीछे से किसी ने उसे गले लगा लिया। अश्वत्थ जरा हैरान हुआ। मरनाली ने अपना छोटा सा चेहरा उसकी पीठ पर रख लिया और बेहद धीमी आवाज लिए मोहब्बत के साथ बोली, इतनी देर क्यों कर दी आने में? मैं थक जाती हूँ तुम्हारा इंतजार करते करते। अश्वत्थ को लगा कि उसने फिर से शराब गटक ली। वो तुरंत उसका हाथ पकड़ उसे अपने सामने खड़ा करता है। उसने ऊपर से नीचे तक मरनाली को निहारा, जिसने एक प्यारी सी लाल साड़ी सुंदर श्रृंगार के साथ पहनी थी और लबों पर मोहब्बत भरी मुस्कान लिए अश्वत्थ को देख रही थी। उसे देख अश्वत्थ उसके करीब झुका और उसके मुंह को स्मेल कर पीछे हटा। नहीं, शराब की तो कोई गंध नहीं आई। फिर उसका ये बर्ताव, पागल हो गई है क्या वो? इन्हीं सवालों में अश्वत्थ उलझा था जब मरनाली उसका हाथ थामकर उसे डाइनिंग टेबल के पास ले जाने लगी।
वहीं अश्वत्थ दंग रह गया उसकी हरकतों पर, इसलिए कोई विरोध ना कर पाया। मृणाली ने उसे चेयर पर बिठा दिया और डाइनिंग टेबल पर खाना परोसते हुए बोली, देखो, तुम जानते हो कि मुझे खाना बनाना नहीं आता, बावजूद इसके मैंने इतनी मेहनत से किचन में खून पसीना बहाकर खाना बनाया है, तो अब प्लीज कोई आनाकानी मत करना। मृणाली का पूरा ध्यान खाना परोसने में था, तो वहीं अश्वत्थ मुंह फाड़े उसकी शक्ल देखे जा रहा था। उसी पल मृणाली की नजरें भी उस पर गईं, तो वो मुस्कुराते हुए अश्वत्थ के बगल में कुर्सी पर बैठ गई और खाना उसकी तरफ बढ़ाते हुए बोली, जानती हूँ कि तुम्हारी बीवी बहुत खूबसूरत है, पर अब यूं प्यार से देखना बंद भी करो। फिलहाल खाना खा लो, प्यार हम बेडरूम में कर लेंगे। आखिर के शब्द कहते हुए मृणाली जरा शर्मा गई, तो इस बार अश्वत्थ का दिमाग गर्म हो गया। वो झटके से उठ खड़ा हुआ और उस पर चिल्लाते हुए बोला, अब ये क्या पागलपन है, हम ये सब करके साबित क्या करना चाहती हो, मेरा प्यार? मृणाली ने तुरंत जवाब दिया और उसके साथ उठ खड़ी हुई। मैं कुछ साबित नहीं करना चाहती अश्वत्थ, बस तुम्हें प्यार करना चाहती हूँ, इतना कि तुम्हारी सारी नफरत फना हो जाए। कहते ही वो उसके सीने से जा लगी। अश्वत्थ को समझ नहीं आ रहा था कि इतना सब कुछ होने के बाद भी वो ऐसा बर्ताव कैसे कर सकती है। सुबह तक तो उसका क्रोध कम नहीं हो रहा था और अब अचानक से इतना प्यार। अश्वत्थ का दिमाग घूमा जा रहा था मृणाली की हरकतों पर। उसने एक बार फिर उसे खुद से दूर करना चाहा, तो मृणाली ने कसकर अपने हाथ उसकी पीठ पर जकड़ लिए और अपना चेहरा और अधिक उसके सीने में दबाते हुए बोली, अब मैं नहीं दूर हटने वाली, चाहे तुम कितनी भी आजमाइश कर लो। अश्वत्थ, दूर रहो मुझसे मनी, ये सब करके तुम्हें कुछ हासिल नहीं होगा। मृणाली, मुझे कुछ हासिल करना भी नहीं अश्वत्थ, बस तुम मिल जाओ, इतना काफी है। अश्वत्थ, ये अब मुमकिन नहीं। मृणाली, वो मुझ पर छोड़ दो, तुम बस खाना खा लो प्लीज। मृणाली बेहद उम्मीद भरी नजरों से उसे देख रही थी। पता नहीं क्यों, पर अश्वत्थ इस दफा इनकार नहीं कर पाया। वो अब चुपचाप डाइनिंग टेबल पर बैठ गया। मृणाली ने खुशी से खाने की प्लेट उसके सामने बढ़ाई और उत्सुकता के साथ उसी के पास बैठ गई। अश्वत्थ उसकी शक्ल देखकर ही समझ चुका था कि कितनी खुश हो गई थी वो इस वक्त। उसने अपना सिर झटका और जैसे ही एक निवाला अपने मुंह में डाला, तो मृणाली के चेहरे पर नर्वसनेस साफ देखी जा सकती थी। खाना बनाया तो था बहुत मन से, पर भगवान जाने स्वाद कैसा होगा। वहीं अश्वत्थ चुपचाप खाना खत्म किए जा रहा था। उसने कोई जवाब नहीं दिया, तो मृणाली से रहा ना गया। कैसा बना है? उसका सवाल सुन अश्वत्थ का हाथ रुक गया। उसने गौर से मृणाली के हैरान परेशान चेहरे को देखा और खाने का एक निवाला तोड़ मृणाली की तरफ बढ़ाते हुए कहा, खुद खाकर देख लो। मृणाली ने धीरे से निवाला अपने मुंह में लिया और कुछ ही पलों में उसकी हवाएं उड़ गईं। ऐसा लग रहा था सब्जी में नमक मसाले के नाम पर सिर्फ मिर्ची ही भरी पड़ी है। सलाम है अश्वत्थ को, जो उसने इतना भयानक खाना इतनी देर तक झेल लिया, वो भी बड़े ही आराम से। पर मृणाली के तोते उड़ चुके थे। वो तुरंत पानी के लिए झटपटा उठी। उसने टेबल पर रखा पानी का ग्लास जैसे ही हाथ में पकड़ना चाहा, उसी पल अश्वत्थ ने वो ग्लास दूर खिसका दिया। उसकी इस हरकत पर मृणाली हैरान रह गई, पर वो इस वक्त कुछ कहने के लायक नहीं बची थी, इसलिए अगले ही पल उठकर वहां से फ्रिज की ओर भागने को हुई, पर यह भी मुमकिन ना हो पाया क्योंकि अश्वत्थ ने उसका हाथ पकड़कर उसे अपने करीब खींच लिया था। इतनी मिर्ची की वजह से अब उसकी आंखों से आंसू निकलने लगे थे, पर अभी तो बहुत कुछ बाकी था, क्योंकि इस दफा अश्वत्थ ने आगे बढ़कर उसके कांपते लबों को अपने होंठों में भर लिया। मृणाली सिहर उठी। उसने कसके अपने दोनों हाथ अश्वत्थ के कंधों पर जकड़ दिए और धीमे से आंखें बंद कर लीं। आंख बंद करते ही आंसू का कतरा गालों पर लौट गया और यहाँ अश्वत्थ मजबूती के साथ उसके कपकपाते लबों को चूमे जा रहा था। कुछ पल बाद वो धीरे से उससे अलग हुआ। मृणाली की आंखें अब धीरे से खुली, तो अश्वत्थ यूं ही उसके नजदीक बना रहा। अब इतनी मिर्ची खिलाकर जो जुल्म किया है, उसका हर्जाना भी तो तुम्हें ही भुगतना होगा ना, कहकर एक बार फिर अश्वत्थ ने उसके होंठों को चूम लिया और फिर अलग होकर पानी का ग्लास उसके मुंह से लगा दिया। मृणाली ने एक सांस में सारा पानी गटक लिया, लेकिन इतनी तेज मिर्ची की वजह से पसीना फेंक गई थी वो। अश्वत्थ ने धीरे से उसे अपने सीने से लगा लिया और उसकी पीठ से हिलाते हुए बोला, किसने कहा था तुम्हें ये सब करने के लिए? हम अगर खाना बनाने का इतना ही शौक है तो बताओ मुझे, मैं तुम्हारे इस शौक को शौक से पूरा करूंगा। मृणाली सिसक उठी, मुझे नहीं पता था कि उसमें इतनी मिर्ची है। मृणाली उससे अलग हुई और उसकी आंखों में देखते हुए बोली, लेकिन तुम्हें भी तो तीखा लगा होगा ना, तो फिर तुम भी पानी पी लो प्लीज। इस बार अश्वत्थ ने मृणाली को कमर से उठाकर टेबल पर बिठा दिया और उसके इर्द गिर्द अपने हाथ रख उस पर झुककर बोला, मेरी फिक्र तुम मत करो, मेरे पास बेहतरीन इंतजाम है हर चीज के।
मृणाली अपनी मोटी मोटी आंखें से उसे अचरज भरी निगाहों के साथ देखने लगी। तभी अश्वत्थ का एक हाथ उसके कंधे पर आया और उसने अपनी उंगलियों से उसकी गर्दन के निचले हिस्से को सहलाते हुए कहा, क्या कहा साहू ने तुमसे? अश्वत्थ के इस सवाल पर मृणाली के चेहरे की रंगत बदल गई। वहीं अश्वत्थ की नजरें केवल उसकी गर्दन पर थिरक रही अपनी उंगलियों पर थीं। मृणाली ने थूक निगल लिया। वो खाना देने आए थे वो। और पता नहीं क्यों, पर अब अश्वत्थ का व्यवहार मृणाली को डराने लगा था। नहीं, और कुछ नहीं, बस वो खाना रखकर चले गए थे। मृणाली का चेहरा इस वक्त पसीने से भर चुका था क्योंकि अश्वत्थ वाकई डरावना दिख रहा था। वो अब कुछ वक्त तक खामोश रहा। वहीं मृणाली की जान हलक में अटकी जा रही थी कि पता नहीं किस पल वो क्या कर बैठे, पर अश्वत्थ ने कुछ नहीं कहा और अब बिना एक पल गवाए उसे गोद में उठा लिया। मृणाली हैरान रह गई, पर उसने फौरन अपनी बाहें अश्वत्थ के गले में डाल ली। वो खाना, वो तो खाया ही नहीं। वही तो खाने जा रहा हूँ, अश्वत्थ ने कहा और दूसरे ही लम्हे में रूम में आकर उसने पैरों से रूम का गेट लगा दिया। Hello guys, this is my new channel. Please like, share, subscribe for more such interesting video. Thanks for watching.